कि एक व्यक्ति से जमाने की जागृति भी निश्चित होती है और फिर जमाने के वातावरण से सभी के लिए जागृति का रास्ता खुलता है। आदरणीय नागराज जी के माध्यम से मुझको नहीं पता कि पुराने लोग नए लोगों में से कितने लोगों को वाकई में ये संदर्भ कितने गहरे बैठते हैं, क्योंकि दर्शन एक ऐसी चीज होती है जिसका कि एक एक शब्द या एक एक बात की कितनी लेयर और धीरे धीरे खुलती हैं। जैसे इसको मध्य दर्शन क्यों कहा, इसके कई सारे एक्सप्लेनेशन हैं। तात्विक एक्सप्लेनेशन अलग है, व्यवहारिक एक्सप्लेनेशन अलग है, और एक ऐतिहासिक किसी प्लेनेट की जागृति के अर्थ में इसका एक्सप्लेनेशन एकदम अलग है। तो जैसे जैसे हमारा चित्त गहराई पकड़ता है, जैसे जैसे हमको किसी चीज में गहरे जाने का अपना मन बनता है, वैसे वैसे चीजें सामने आती रहती हैं, लेकिन रजिस्टर नहीं होती हैं क्योंकि अभी मेरी आवश्यकता नहीं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं किसी मॉल में जाता हूँ तो मेरे को वही दिखाई देता है जिसकी मेरी रुचि होती है। माल तो वहाँ सारा है ना, लेकिन मेरे को वो दिखाई देता है जिसकी मेरी रुचि है। उसी तरह से दर्शन में भी, शिविर में भी काफी कंटेंट सामने आ जाता है, बुक्स के रूप में, ऑडियो वीडियोस के रूप में। आज ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि आदरणीय नागराज जी होते, हम उनके साथ होते तो हम बहुत सारी चीजें पूछते, बहुत सारी चीजें उनसे करते। पर मेरे को लगता है कि आप उनके साथ रह के जितना पूछ पाते उससे ज्यादा पूछा गया और रिकॉर्डेड हुआ गया रखा। तो बाद में आने वालों के लिए अब ये भी कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमको फिजिकली साथ रहने का मौका मिला होता। अब तो मामला केवल अपनी ही इंटेंसिटी का है, अपनी ही तीव्रता का है, अपनी ही आवश्यकता का है। बाकी सारी चीजें उपलब्ध हैं और सबके लिए बिना किसी हायरार्की के, बिना किसी महिमा मंडन के, सहज रूप में परिवार विधि से सभी के लिए उपलब्ध है। तो कल की बात में जो ये संदर्भ आया कि कहीं पत्ता अटका है और वो पत्ता पहचान में आ जाए, उसको निकाल दें तो जिंदगी बह निकलती है ना। कहीं अटकी हुई सी जिंदगी लगती है, वो बह निकलती है। तो मेरा संदर्भ पे ध्यान जा रहा था तो मुझको लगता कि शायद इतना पर्याप्त नहीं है। मेरे ऊपर का पंखा बंद करें क्या? ऐसे तो मेरे को ठीक लग रहा है, और वो रिकॉर्डिंग में जा रहा है। थोड़ा स्लो कर दे तो अच्छा, स्लो कर दे, हल्का कर दे, बिल्कुल आवाज ना आए। बढ़िया। देखो, आवाज जाने के बाद पता चलता है इतनी आवाज थी। आवाज में बैठे रहते समय नहीं पता चलता है इतनी आवाज है। हाँ, ऐसी हमारी जिंदगी में भी जब कोई शोर थम जाता है उसके बाद पता चलता है अच्छा इतना शोर था। तो इसका मतलब है कि जिंदगी का भी ऐसे ही है। जो चल रहा है जीवन की नियति है कि वो जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ बना ही रहता है। यदि क्लेश नहीं हो रहा है तो वो और आगे सोचता है, यदि और आगे हो गया है तो फिर और आगे सोचता है। वो रुकता नहीं है जब तक कि अपनी मंजिल को ना पाए। और इसी तरह से ये भी एक अद्भुत गणित है परिवार में। परिवार का हर व्यक्ति दूसरे से दिव्य मानव के आचरण की अपेक्षा रखता है, और यही परिवार में झगड़ों का कारण है, और यही परिवार में जागृति का कारण भी है। अधूरे आचरण को स्वीकार लेगा और तो कोई बताएगा नहीं। घर में एक दूसरे को बताया जा सकता है, देखो तुम्हारा ये ठीक नहीं चल रहा। तो एक मानव की फितरत कैसी है कि वो इनडायरेक्टली अपने में अपनी जो यात्रा करनी है इसके प्रति अभी वो सजग नहीं है, क्योंकि सारी यात्रा वहीं से शुरू हो रही है जहां से उसका सुख लैंड करता है। तो अभी मेरा सुख सही अर्थों में, जागृति के अर्थ में लैंड नहीं कर रहा है, वो किन्हीं भौतिक वस्तुओं के बाद और किसी शरीर सुख के साथ लैंड करता है। इसलिए मेरा ध्यान भी मुझसे बाहर है। मेरा ध्यान वहीं है जहां से सुख आता है। एक सूत्री कार्यक्रम है जीवन का, जीवन की बनावट, जीवन का डिजाइन एक सूत्री है। उसका सारा ध्यान इस बात पे है कि सुख कहां से आता है और दुख कहां से आता है। जहां से दुख आता है उसको बंद कर देना, और जहां से सुख आता है उसको और खोल देना, इस पे उसका। और यदि मेरा सुख शरीर से आता है और शरीर से जुड़ी हुई संदर्भों से आता है तो मेरा ध्यान कहाँ रहेगा? मेरे ऊपर रहेगा कि दूसरों के ऊपर रहेगा? यदि मेरा सुख शरीर से आता है
तो शरीर भी मुझसे भिन्न है, मेरा शरीर, दूसरे का शरीर, दूसरी सुविधाएं, रूप बल धन पद, तो मेरा ध्यान हमेशा बाहर ही बना रहेगा। इसलिए ये जो पीड़ा है कि एक आदमी का ध्यान दूसरे के आचरण की कमियों पे तो जाता है, अपनी कमियों पे नहीं जाता। मैं आपकी गलतियां निकालते रहता हूँ, आप मेरी गलतियां निकालते रहते हो, निकलता कुछ नहीं है। और जीवन विद्या शिविर का ये महिमा है कि अपना ध्यान अपने पे चला जाता है और यहाँ से परिवार में एक जो दोषारोपण का कार्यक्रम है, वो दोषारोपण का कार्यक्रम खत्म होकर संवाद की स्थिति बनना शुरू हो जाती है। तो सार इतना ही है कि जहां से मेरा सुख संदर्भित है उस चीज पे मेरा ध्यान जाता है। तो कोई दिन ऐसा आता है जब मेरा इस बात पे, जब मुझको ये स्वीकार हो जाता है, सुनना बिल्कुल अलग बात है, सुनाना बिल्कुल अलग बात है ना। जिस दिन मेरे भीतर ये स्वीकार हो जाता है कि मेरा सुख मेरे भाव और विचार की स्थिति पे निर्भर करता है, मेरे सुख दुख का कारण दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है मेरे सुखी होने के लिए किया है ना। इसलिए मैं इस बात बोझ से भी मुक्त हो जाता हूँ कि मैंने पति के लिए इतना किया, पत्नी के लिए इतना किया, परिवार के लिए इतना किया, देश के लिए इतना किया, समाज के लिए इतना किया और सब एहसान फरामोश निकले। मैं इस बोझ से भी मुक्त हो जाता हूँ, दूसरे से भी अति अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता हूँ और सारी ऊर्जा सिकुड़ के मेरे पास आ जाती है, क्योंकि अभी ये स्वयं में स्वीकार हो गया कि मेरे सुख दुख का कारण मेरी ही मनस्थिति है, मेरा ही भाव और विचार है। ये निष्कर्ष तक पहुंच पाना भी एक लंबी यात्रा है। वो यात्रा किसी की एक क्षण में भी पूरी हो सकती है और किसी के लिए उसमें पूरी शरीर यात्रा भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरह का वातावरण है, कभी साल 2 साल में एक बार शिविर कर लिया और जिस तरह से हम चल रहे हैं ये अभी पर्याप्त नहीं है। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि ये पत्ता हटने वाला कॉन्सेप्ट भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पत्ता कहाँ का हटेगा। जो लोग कल नहीं थे उनके लिए संदर्भ मेरे को लगता है कि फिर से बोल देते हैं। फिर कल कितने लोग नहीं थे? आप नहीं थे, आप नहीं थे, आप नहीं थे। आप कहाँ से हो? मैं पुणे से। अच्छा, किसके थ्रू है? ये सक्सेना सक्सेना। और सक्सेना में कहाँ है? इलाहाबाद से। ग्वालियर से। आपके कितने सबर तो करते हैं? आप पहले सबर यहाँ किया था, 3 बार आपसे अमरकंटक में मिले, बुल्ढाना में मिले, आप याद नहीं रहेगा। अचौटी भी मिले आपसे। हाँ जी, ये आवाज थोड़ी कम कर देनी। आज कैसे पढ़ रही? हाँ, अचानक कैसे पढ़ी? अपने आप लाइट आई है? हाँ, लाइट आने से वोल्टेज बढ़ा। ओ सबका बढ़ गया। मेरा फैन कम कर। और एक जगह पॉलिथीन अटकना शुरू होता है तो उसके पीछे की चीजें आके भी वहीं रुक जाती हैं और काफी सारा फ्लडिंग होता है। जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही लगता है कि जैसे चाहे किसी एक व्यक्ति के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं चलता, उसको लेके हमारे मन में पीड़ा है। एक जगह पत्ता अटक गया। अपने भीतर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये तमाम पत्ते अटके हुए हैं। तो एक तो हमारी जिंदगी में वो जगह है जहाँ हमारी ऊर्जा का मतलब है आशा, विचार, इच्छा, जहां हमारी ऊर्जा नेगेटिवली कहीं उलझी हुई है, कहीं उलझती है। कोई हमारी जिंदगी में या परिवार में या करियर में कोई ऐसी बात चल रही है जिसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है और लगातार मन उसमें अटका रहता है ना। चाहे वो अपने करियर को लेके है, चाहे अपनी फैमिली को लेके है, चाहे इवन समाज में जो लोग किसी सिंसियरिटी के साथ में लगे हैं या एजुकेशन में जो लोग किसी सिंसियरिटी के साथ में लगे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे भी कोई समस्या है जिसके सॉल्यूशन हमको दिखाई नहीं देते। तो किन्हीं जगहों में किन्हीं समाधान का दिखाई ना देना और अपनी ऊर्जा का उसमें अटके रहना, हमारी ही अपनी मनोवृत्तियां पूर्वाभ्यास, पूर्वग्रह के रूप में इंद्रियों से सुख पाने की तलाश और जो भी रूप बल धन पद से सम्मान पाने की तलाश है, उसमें कंपैरिजन होने से अपने आप को छोटा मानना, अपने आप को असफल फील करना, दूसरों से कंपैरिजन के, है ना। ये जितने भी सारी चीजें हैं, ये सारी वो चीजें हैं जहाँ ऊर्जा का फ्री फ्लो नहीं हो रहा है।
तो ऊर्जा का फ्री फ्लो हो जाए। तो एक तो ये मामला पत्ता अटकने वाला है कि पुरानी चीजें जो कुछ हैं, शरीर सापेक्ष जो कुछ है उसमें कुछ अटका हुआ है, ये एक भाग है। और जो भाग मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो पुरानी बनी हुई नालियां हैं, जैसे पानी खोल दो तो पानी कहाँ जाएगा? जहाँ ढलान है, जहाँ नालियां पहले से बनी हुई हैं, जहाँ रास्ते पहले से बने हुए हैं, वहाँ पानी अपने आप चल देगा। पंप खोल दो, पानी अपने आप चल देगा। नालियां कौन सी बनी हुई हैं? कौन सी नालियां हैं जो पहले बनी हुई हैं? पानी किधर जाएगा? पूर्वाग्रह पूर्वाभ्यास। तो पहले से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी जितनी नालियां बनी हुई हैं, क्योंकि ढलान उधर ही बना हुआ है और उस तरफ ही तमाम ऊर्जा को बहना है। जब भी ऊर्जा आएगी, ऊर्जा उधर बहना है। इसीलिए दर्शन में एक बढ़िया सूत्र और भी आता है कि अध्ययन पूर्वक जो हमारा उत्साह बढ़ता है, शिविर के दौरान बहुत सारी नई चीजें सामने आती हैं, जिंदगी की बड़ी संभावना दिखाई देने लगती है। अध्ययन पूर्वक जो हमारा उत्साह बढ़ता है, उसका नियोजन भी प्रिय हित लाभ में हो जाता है। ये हमको खुशी मिली, और खुशी मिली तो क्या करें? चल हो जाए पार्टी। गाड़ी फिर वहीं पहुंच गई जहां पहुंची थी। तो ऊर्जा से इस अध्ययन पूर्वक मिली हुई खुशी का नियोजन और गहरे अध्ययन के लिए हो सके, और आचरण के लिए हो सके, और जागृति के लिए हो सके। तो इसका मतलब है कि जिंदगी कोई सीधी रेखा नहीं, जागृति कोई सीधी रेखा नहीं है ना। ये सब विषम में जाएगा ही। कभी ये बिल्कुल बहुत अच्छा करने का उत्साह होगा, कभी बहुत नेगेटिव चला जाएगा, है ना। और नेगेटिव वाला लूप कितना लंबा होगा, फिर कभी अच्छा लगता है, कभी खराब लगता है, कभी कुछ समझ में आता है, कभी समझने का बहुत मन करता है, कभी समझने का मन नहीं करता है, कभी किताब पकड़ देते नींद आती है ना। तो ये तमाम तरह के दौर चलते हैं, क्योंकि ये चित्त जिस तरह का अभी चित्त है, इस चित्त में इतने सारी जगह में अटके हुए हैं क्या पत्ते, इतने कभी कोई पत्ता सामने आ जाता है, कभी कोई पत्ता सामने आ जाता है, और इतनी जगह में जिंदगी अटकती रहती है। लेकिन ये पत्ते निकल भी गए तो ये पत्ते कौन से वाले हैं? ये पत्ते हैं प्रियहित लाभ। तो प्रियहित लाभ में भी एक फ्री फ्लो है, जब प्रियहित लाभ भी प्रयोजन के आधार पे सेट हो जाता है। क्या मतलब? शरीर मेरी आवश्यकता है कि नहीं? आवश्यकता तो है। तो शरीर की आवश्यकता जिस अर्थ में है, उसी अर्थ में मैं शरीर का सदुपयोग करता हूँ। तो संबंध का भी एक प्रयोजन है, साधन का भी एक प्रयोजन है, गाड़ी का भी एक प्रयोजन है, कपड़े का भी एक प्रयोजन है। तो जैसे जैसे मैं उस प्रयोजन के आधार पर, तो बोला कि न्याय धर्म सत्य की छाया में, न्याय धर्म सत्य की रोशनी में प्रियहित लाभ नियंत्रित रहता है। तो प्रियहित लाभ के साथ भी जीना सुखद हो जाता है, अच्छा लगने वाला भाग बना ही रहता है, और प्रियहित लाभ के साथ भी अच्छा लगने वाले भाग को हम एंजॉय ही करते हैं, और उसमें कोई रिएक्शन नहीं आता है, कोई किंतु परंतु नहीं होता है। ये भी एक स्थिति है, लेकिन ये स्थिति कब आएगी? ये स्थिति कब आएगी? तो इसका मतलब है कि न्याय धर्म सत्य का दरवाजा खुले बिना प्रियहित लाभ के भी पत्ते नहीं निकले। या कि प्रियहित लाभ में पत्ते फंसे हुए हैं, इसको पहचानने वाला कौन है? प्रियहित लाभ में प्रियहित लाभ पहचान लेगा कि प्रियहित लाभ से कोई बड़ी चीज उसको पहचानेगी। मन के तार अटके हैं तो उसको खोलने वाला वृत्ति होगा कि मन ही खोल लेगा। मन में कोई चीजें अटकी हैं तो उसको खोलने वाला वृत्ति होगा, वृत्ति में कुछ अटका है तो उसको खोलने वाला चित्त होगा, चित्त में कुछ अटका है तो उसको खोलने वाला बुद्धि होगा, और फाइनली आत्मा की रोशनी में जीवन नहा जाए तो सारे पत्ते निकल जाए। तो इसका मतलब है कि जब तक न्याय धर्म सत्य की नालियां नहीं बनेंगी, अभी न्याय धर्म सत्य हमारी अपेक्षा के रूप में है या हमारी योग्यता के रूप में? अपेक्षा के रूप में। तो वे न्याय धर्म सत्य हमारी अपेक्षा के रूप में है। न्याय धर्म सत्य रूपी नालियां अभी जिंदगी में नहीं बनी हैं। नालियां का मतलब है कि न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने के अर्थ में मेरी कल्पनाशीलता नियोजित हो गई है, और वो अधिकांश न्याय धर्म सत्य के अर्थ में बनी रहती है ना। अभ्यासवश कभी-कभी वो प्रियहित लाभ की तरफ चल देता है, लेकिन अधिकांश समय वो न्याय धर्म सत्य के अर्थ में बना रहता है। तो न्याय धर्म सत्य ये देख पाता है कि प्रियहित लाभ के पत्ते कहाँ-कहाँ अटके हुए हैं और कहाँ-कहाँ से इन पत्तों को निकालना है। बढ़िया। तो मैंने क्या कहने की कोशिश की? मैं कह पाया?
कौन बोल के बताएगा? मैंने क्या कहने की कोशिश की? दृष्टि न्याय धर्म सत्य की होना चाहिए, उसी से ये चाहिए वही नहीं चलेगा। और क्लियरली बताओ, बिल्कुल साफ साफ। हाँ जी, वो तार पकड़े, जिस तार को मैंने पकड़ने की, या तो मैं ठीक से नहीं कह पाया, मैं उसको फिर से बोलूंगा, ये ठीक से पहुंच गया हो तो आपकी तरफ से आ जाए। यही कम्युनिकेशन की महिमा है, और यही 1 महीने का महिमा है कि अब हम शिविर में नहीं है। अब हम लगातार संवाद करेंगे, लगातार संवाद करते हुए बहुत सारी चीजों को रिजॉल्व करते हुए चले जाएंगे। अध्ययन ज्ञान की रोशनी में जब तक हम न्याय धर्म सत्य पर स्थापित नहीं होते हैं, तब तक हमारा जो प्रवाह है वो प्रिय हित लाभ की ओर ही होगा। और उससे हमें कोई गति मिलने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं फिर जाके अटकेंगे। प्रिय हित लाभ में कंफ्लिक्ट बना ही रहेगा, क्योंकि ये ऊर्जा वहां जाने के लिए है नहीं। इतनी ऊर्जा, पूरी की पूरी ऊर्जा वहां जाने के लिए है ही नहीं, है ना। ये वहां अटका ही रहेगा। प्रिय हित लाभ में नेगेटिविटी बना ही रहेगा, क्योंकि उसमें कंपैरिजन होता है, क्योंकि उसमें निरंतरता नहीं है, क्योंकि उसमें तृप्ति नहीं है, क्योंकि वो नेचुरली उस काम के लिए बना नहीं है। तो बार बार वो इशारा करता है कि रास्ता इधर नहीं। और कोई बोले? सर, आपने यही बताया कि एनर्जी हमारी स्टक रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और जो कि पीरियड लाभ की तरफ ही जा रही है, वो प्रॉब्लम्स भी हमारी ऐसी होती है कि हमें पीरियड नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है। तो हमें उन्हीं को चेंज कर देना है जड़ से, कि हमारा न्याय धर्म सत्य की तरफ हमारी वो एनर्जी का फ्लो, एनर्जी हमारी स्टक रहती है। बड़ी चीज को स्वीकारना ही, यानी मेन अपनी युक्ति यहाँ से ही स्टार्ट होती है कि हमने बड़ी चीज को स्वीकारा कि ये न्याय धर्म सत्य प्रिय हित लाभ से बड़ा है। वे स्वीकारना ही थोड़ा बहुत प्रिय हित लाभ को कम करते जाता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये भी एक एक्सपीरियंशियल दिख में आ रहा है। हाँ, प्रिय हित लाभ का कम होना मतलब उसका संतुलित। संतुलित। अपन कोई प्रिय हित लाभ को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, प्रिय हित लाभ से मुक्त होने की बात नहीं कर रहे हैं। प्रिय हित लाभ जिस अर्थ में है उस अर्थ में हो जाए। चप्पल पैर में अच्छा लगता है, सर पे रख के उसको नहीं चल सकता, है ना। तो यहाँ जो 2 सूत्र की बात करते हैं कि सुखी होके करना और करके सुखी होना। तो सारा प्रिय हित लाभ क्या चीज है? करके सुखी होना। और सारा न्याय धर्म सत्य क्या चीज है? सुखी होके करना। और सुखी होके करने का मतलब क्या है? सुखी होने का मतलब है कि सुखी होना मेरा स्वयं में है। बेसिकली सुखी होने की जो दरवाजा है, ये सहअस्तित्व या ईश्वर अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है, आचरण काल में, है ना, विचार काल में समाधान के रूप में प्राप्त है, आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है, व्यवसाय काल में नियम के रूप में प्राप्त है। यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति बीच में है नहीं। यदि सहअस्तित्व को समझने की बात करेंगे तो जीने के लेवल पे दूसरे व्यक्ति के साथ हम संपर्क में आ रहे हैं, लेकिन मूल रूप में मेरा होना अपने आप में वास्तविकता है। तो जब तक ये मूल को नहीं पकड़ेंगे तब तक ये पत्ते भी हटने वाले नहीं। तो पत्ते हटाने का कोई काम नहीं करना है। पत्ते हटाने हैं कि पत्ते हट जाते हैं। बेसिकली जितनी ऊर्जा वहां से जा रही थी उतनी ऊर्जा को वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। ऊर्जा का रास्ता कोई और था, और रास्ता उधर चला जाता है तो पत्ते का प्रेशर अपने आप ही हट जाता है, और पत्ता उस काम के लिए था ही। तो बेसिकली पत्ता नहीं अटका है, वो ऊर्जा प्रॉपर्ली चैनलाइज नहीं है। ऊर्जा प्रॉपर्ली चैनलाइज नहीं। तो यदि ऊर्जा प्रॉपर्ली चैनलाइज होगी तो पत्ता है ही नहीं। फिर पता चलता है कि पत्ता है ही नहीं। तो चलिए, तो एक तो मैंने ध्यान ये दिलाने की कोशिश की है कि बेसिकली कुछ और करना है। जब पत्ता हटाने से ऐसा आशय जाता है कि हमको किन्हीं गलतियों को रोकना है, या हमको कुछ ऐसा आशय मिल जाता है, तो फिर शायद वो ऐसा आशय ठीक नहीं। अब काम की बात ये रहती है, काम की बात यहाँ से ये निकलती है कि देखिए, एक तो है होना, रहना, जीना।
कार्य, व्यवहार, न्याय, समृद्धि और फाइनली ये न्याय ही अखंड समाज, और ये ही सार्वभौम व्यवस्था। इतना काम कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? फैन नहीं चलेंगे? नहीं, आवाज ज्यादा हो रही थी, हल्का हल्का चलता है। रेगुलेटर नहीं अब लाइट क्या चल रहा है? एसी नहीं, अब लाइट चल रही है। बस बढ़िया। इनका इसी चलेगा, फैन की जरूरत नहीं, इसी चल रही है। नहीं तो आपको ठीक लग रहा है? मेरे को थोड़ा गर्म लग रहा है, तुमको? मेरा फैन हल्का चला, एकदम हल्का चल रहा है। रेगुलेटर से नहीं है। रेगुलेटर से नहीं है। अच्छा, आपकी चेयर सेंटर में। कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? हाँ जी, बोलिए, माइक लीजिए। हेलो, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं अम्बाला से आया हूँ। ये व्यापक है और वो व्यापक में होने के रूप में इकाइयाँ हैं। इकाइयाँ में रहने के रूप में 3 अवस्थाएं हैं और जीने के रूप में मानव उसके साथ में है। तो मानव ही कार्य व्यवहार को समझता है और पूरे समझ करके व्यवस्था को समझने के लिए उसके क्रम में है और व्यवस्था को समझ करके व्यवस्थित होने के लिए पूरे क्रम में मानव। बढ़िया, कितने लोगों तक बात पहुंच गई? नहीं पहुंची हो बोले हाथ उठा दो। और कोई कहना चाहता हो क्या? किसी और को लगता है मैं कहना चाहता हूँ? हाँ, नमस्ते भैया। ये एकदम सही बैठ गया, मतलब समझ में आ गया। और इसको मैं अलग तरह से कनेक्ट कर रही थी कि सत्य से धर्म है, धर्म से फिर न्याय है और न्याय ही यही कनेक्ट मतलब मानव से होता है, और जो वो कार्य में नियम से समृद्धि की ओर जाता है और व्यवहार में न्याय से अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था तक फिर ये कनेक्ट करता है। तो मतलब बराबर। तो बेसिकली जब है बोल रहे हैं तो है को बोल रहे हैं कि ये सत्य है। जब होना बोल रहे हैं तो ये सहअस्तित्व है। ये सत्य है, ये परम सत्य है। सहअस्तित्व को परम सत्य कहा, व्यापक वस्तु को मूल ऊर्जा को सत्य कहा। जब रहने की बात कर रहे हैं तो बेसिकली जब इसको कह रहे हैं तो ये धर्म है, ये सत्य है, ये स्वभाव है। और स्वभाव जब व्यक्त होता है तो वो गुण के रूप में व्यक्त होता है, दूसरी इकाई पे उसका कोई प्रभाव पड़ता है और हर इकाई किसी रूप के साथ होता ही है। तो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म और सत्य। मैं ये मान के बात कर रहा हूँ कि हम लोग एक मिनिमम 1-2 कोई ऐसा है जो बिल्कुल एक ही शिविर से गुजर के सीधा यहाँ पहुंचा? एक ही शिविर से? 1-2 कोई बात, तो कोई चीज कम ज्यादा रहेगी, बात कर लेंगे। जब सत्य की बात कर रहे हैं तो और ये गुण की उपयोगिता, गुण क्या चीज है? तो गुण बेसिकली जीना है, जीने का मतलब यहाँ पहुंच गए, है ना। गुण की उपयोगिता ही स्वभाव है, ऐसा भी एक सूत्र है। तो जब सत्य की बात कर रहे हैं वो तो बहुत क्लियर है, मूल ऊर्जा को सत्य कहा जा रहा है। जब धर्म की बात कर रहे हैं तो ये 4 अवस्थाओं के स्वरूप में कहा जा रहा है।
अवस्था, जीव अवस्था, ये सब 4 अवस्थाओं के स्वरूप में कहा जा रहा है। जब स्वभाव की बात कर रहे हैं तो 4 अवस्थाओं का स्वभाव भी है ही, यहाँ भी 4 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। 4 अवस्थाओं में जब मानव की बात करते हैं तो बेसिकली मानव में, जब मानव के संदर्भ में बात करते हैं तो मानव का रहना बेसिकली उसका विचार पक्ष, मानव में वो विचार है, बाकी अवस्थाओं में विचार नहीं। तो मानव में वो विचार पक्ष के रूप में है रहना, और मानव में जीने की जब बात कर रहे हैं तो वो कार्य व्यवहार के स्वरूप में है, तो वो आगे हमको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए है में होना, इसी को मूल ऊर्जा कहते हैं, इसी को मूल ऊर्जा कहते हैं, इसी को सापेक्ष ऊर्जा कहते हैं। इसी को पूर्ण कह रहे हैं। ये व्यापक वस्तु अपने आप में पूर्ण है ना। और चारों अवस्थाएं अपने आप में पूर्ण हो जाएं तो उसको संपूर्णता कह रहे हैं, और उसमें मानव पूर्ण हो जाए है ना, तो उसको पूर्णता कह रहे हैं। पूर्णता का मतलब है आचरण की पूर्णता। तो जीवन पूर्ण को पहचान लेता है तो संपूर्णता के रूप में व्यक्त होता है। बड़ी क्लास में आया, आज से आपको ये समझ में आएगा कितना मेहनत करना है। कुछ शब्द हैं जो दर्शन में आएंगे और आप पढ़ोगे तो उसका मीनिंग क्लियर होगा, तो फिर बुक आपको परेशान नहीं करेगी। जैसे 3 शब्द आएंगे, पूर्ण, पूर्णता, संपूर्णता। तो पूर्ण शब्द क्या चीज के लिए यूज हुआ? खाली स्थान के लिए। संपूर्णता, चारों अवस्थाएं अपने वैभव के साथ हैं, मानव जागृति परंपरा के साथ है। तो ये भी समझ में आया। देखिए, एक बार मैंने आदरणीय नागराज जी से क्वेश्चन किया था और मेरे को बहुत वो भीतर से कभी स्वीकार नहीं होता था। मेरे को लगता था कि ये प्रकृति इतनी पूर्ण है और शेर बकरी को खा लेता है, और शेर का बकरी को खाना जनसंख्या संतुलन के अर्थ में है। तो ये प्रकृति इतनी पूर्ण, इतनी परफेक्ट, और हमारी सारी भाषाएं कम पड़ जाती हैं। लेकिन प्रकृति की कोई व्यवस्था ऐसी कैसे हो सकती है कि एक का भोजन दूसरे के लिए दुख बनता है? कि जो पशु को खाया वो पशु तो अपने ढंग से जीवन ही है, उसके शरीर को छीन के खाना उसके लिए तो दुखद घटना है। तो मेरे को सहस्तित्व में ये घटना कभी स्वीकार नहीं हुई कि ये प्रकृति में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि पशु, मांसाहारी पशु शाकाहारी पशु को खाएगा, शाकाहारी पशु उसमें पीड़ित होगा ही। ये कैसी व्यवस्था है, ये मेरे को पचता नहीं। तो एक दिन मैं VIP रोड पे सत्यम बाल संस्थान अभिभावक विद्यालय में हम लोग थे और मेरे को ये क्वेश्चन परेशान कर रहा था। तो मैंने पूछा तो उन्होंने वही बता दिया, जनसंख्या संतुलन के अर्थ में। तो मैं अटक गया, मैं कहता तो मुझको तो स्वीकार नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर उन्होंने एक और बात आगे बोली जो रूटीन में सामान्य नहीं बोलते थे। उन्होंने कहा कि देखो, मानव की पूर्णता के बिना धरती की पूर्णता, चारों अवस्थाओं की पूर्णता को कल्पना करना ठीक नहीं। मानव की पूर्णता आ जाए, किसी प्लेनेट पे मानव जागृत हो जाए, जैसे मानव के जागृत होने, मानव के इस धरती पे प्रकट होने के पहले भी ऐसी तमाम व्यवस्थाएं रही हैं जो मानव के धरती पे आने के लिए उपयोगी नहीं थी, उनके खत्म होने के बाद मानव इस धरती पे अवतरित हुआ। जैसे पुराने समय की जितनी खुदाई, जितनी कोयले वगैरह की खुदाई करते हैं, कोयला जमीन से निकालते हैं, तो कोयला मतलब पेड़ ही कोयला हुआ है। तो कोई जब खुदाई में निकालते हैं तो पेड़ का, वो पेड़ के रूप में दिखाई देता है। तो पेड़ की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई को देख के ये समझ में आता है कि उस काल में कितने बड़े पेड़ रहे होंगे।
और कोयला कितने पेड़ से कितना कोयला बनेगा उसका भी कोई रेशियो होता है। तो उससे ये समझ में आता है कोयला खनन में कि उस समय के पेड़ों की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई कितनी रही होगी। तो ये समझ में आता है कि आज की तुलना में बहुत अधिक रही होगी। लेकिन इसका मतलब है कि एक दौर है जब वो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अभी छोड़ रहे हैं, उस समय में कार्बन मोनोऑक्साइड बचा रहे हैं, है ना। ऐसा कवि अजय दिनाकर जी ने कहा, वो देखने में ऑब्जर्वेशन में ठीक भी आता है। जब जमीन के नीचे का कोयला, जब लकड़ी का कोयला हम जलाते हैं, जो लकड़ी से कोयला बनाते हैं, आग लगा के लकड़ी को, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब धरती के नीचे का कोयला हम जलाते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो जिसको वो पचा के पड़े हुए हैं, जलाने से उसी को रिलीज कर दे रहे हैं। तो पुराने पेड़, पुरानी चीजें कार्बन मोनोऑक्साइड बचा के बड़ी हुई, इसलिए उस काल में डायनासोर और तमाम चीजें धरती पे उपलब्ध थी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बचाने वाली चीजें, कार्बन मोनोऑक्साइड अपने आप में जहरीली होती है। अभी भी धतूरा ऐसा पेड़ है, धतूरा ऐसा पौधा है जो कार्बन मोनोऑक्साइड बचाता है। तो अब उस काल में जब धरती पे मोनोऑक्साइड है तो मानव अवतरित नहीं हो सकता। तो ये प्रलय का भी कॉन्सेप्ट जो है, ये प्रलय और ये तमाम कॉन्सेप्ट भी इस अर्थ में है कि किसी धरती पे मानव के आने तक इस धरती में क्या परिवर्तन होना है कि उसमें मानव आ सके। तो उस समय की जो परिस्थितियां हैं, यदि वो कार्बन मोनोऑक्साइड की परिस्थितियां हैं तो उसमें मानव नहीं आ सकता है। उस परिस्थिति को बदलना है, पूरे उसके स्ट्रक्चर को बदलना है, तो फिर तमाम चाहिए हिमयुग आया कि जो कुछ भी हुआ, ये सारे प्रलय और जितने भी परिभाषाएं हमने यूज किया, इसका इतना ही मतलब है कि मानव के धरती पे प्रकटन होने के लिए जो अनुकूल आवश्यक परिस्थितियां थी, उसके बनने को हमने, उसमें जो बनना बिगड़ना हुआ उसको हमने प्रलय कहा। इसलिए दर्शन में प्रलय के कॉन्सेप्ट को डिनाई कर रहे हैं। इसलिए दर्शन में ये कह रहे हैं कि एक बार किसी धरती पे जागृत मानव परंपरा आ गई, तो मानव परंपरा आने के बाद में अब इस धरती पे प्राकृतिक प्रलय नहीं होगा। यदि प्रलय होगा तो मानव की गलतियों से कोई दुर्घटना घटेगी, है ना। प्राकृतिक रूप में जो हिमयुग आया, प्राकृतिक रूप में जो धरती पे परिवर्तन हुए, प्राकृतिक युग में के रूप में जो डायनासोर था वो उसका नहीं रहना हो गया, उसके अलग अलग थ्योरीज आती रहती हैं। लेकिन इससे ये समझ में आया कि पूरी प्रकृति अपने आप में एक सुनियोजित तंत्र है, उसकी एक सुनियोजित गति है। वो सुनियोजित गति की ओर चलने के लिए लगातार अपने आप में परिवर्तन कर रहा है या परिवर्तन हो रहा है। इस क्रम में चीजें बदल रही हैं। एक बार धरती पे मानव परंपरा हो गई तो अनंत काल के लिए वो धरती मानव की जागृति का घरौंदा बन गया। अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति में नियम है पूर्णता, और पूर्णता की निरंतरता, निरंतरता ही पूर्णता है, ऐसा ही कहा गया। कैसे समझ में आया? एक बार धरती बन गई तो अब ये धरती के रूप में बनी रहेगी। एक बार हमने भोजन पहचान लिया, भोजन की परंपरा बन गई। हमने कपड़ा पहचान लिया, कपड़े की परंपरा बन गई, है ना। तो जिस चीज की पूर्णता को पहचान लिया, उसकी परंपरा बनी हुई दिखाई देती है। एक बार गठनशील परमाणु है तो बदलता रहेगा। गठनपूर्ण परमाणु हो गया तो गठनपूर्ण ही बना रहेगा, अब गठनशील नहीं हो सकता। एक बार जागृत हो गया तो फिर भ्रमित नहीं हो सकता, जागृति की परंपरा। तो इस पूरे क्रियाकलाप को देखते हैं तो एक तो हमारे भीतर जो बहुत सारी नेगेटिविटी है, कल सब खत्म ही होने वाला है, एक दिन प्रलय आएगी, सब खत्म हो जाएगा। तो फिर जब तक जितना एंजॉय करना है कर लो, फिर इसमें क्या ज्यादा सोचना है ना। शरीर मरना ही है तो उसके बाद क्या बचता है, फिर इसके आगे क्या ज्यादा सोचना है ना। तो पता चलता है ना मैं मरता हूँ ना धरती मरती, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बना ही हुआ है। इसलिए जो कुछ भी यात्रा है, जो कुछ भी हमने आज अच्छा इस प्लेनेट पे किया है, अगली शरीर यात्रा में हमें को उपलब्ध रहेगा। आज मैंने जो अपने जीवन में अच्छा किया है, मेरे ही चित्तवृत्ति में या बोध में, समझ के रूप में मेरे लिए ही उपलब्ध रहेगा। तो कुछ भी बिगड़ नहीं रहा है, एक निरंतर परंपरा है, निरंतर एक यात्रा है, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। धरती भी आगे बढ़ रही है। जागृति के अर्थ में देखेंगे तो धरती भी और बेहतर होने की दिशा में आगे जा रही है। हमारी जिंदगी भी और बेहतर होने की दिशा में आगे जा रही है। मानवता भी और बेहतर होने की दिशा में आगे जा रही है। टेक्नोलॉजी भी और बेहतर होने की दिशा में आगे जाएगी, है ना। हमारा ध्यान जा ही रहा है कि नहीं, कार में पेट्रोल, है ना, पोल्यूशन हो रहा है तो बैटरी वाली कार लाओ। कल बैटरी वाली कार पे भी क्वेश्चन खड़ा होगा तो कुछ और लेके आओ।
तो उन्नत मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता ही है। जहाँ भी उसको लगता है कि कोई अव्यवस्था है वो उसको व्यवस्था में बदलना ही चाहता है, वो अपने व्यवस्थित होने का प्रमाण देना ही चाहता है, और तमाम अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल देना ही मेरे व्यवस्थित होने का प्रमाण है। निरंतर यात्रा, फिर इसमें कहीं भी कोई रुकाव दिखाई नहीं देता है, कहीं भी ऐसा लगता है ना कि एक बार बन जाएगा फिर वो जीरो हो जाएगा, है ना, जो पैदा हुआ है उसको बनना ही है। हमारे ऐसे तमाम कॉन्सेप्ट हैं जब हम एक बहुत अधूरी बात कर रहे हैं। तो जो पैदा हुआ उसको मरना ही है, सब कुछ बदल जाएगा, ये किसके बारे में बोल रहे हैं? किसके बारे में बोल रहे हैं? जिसको पैदा होना है उसको मरना ही है, सब कुछ बदल जाएगा, संसार परिवर्तनशील है, ये किसके बारे में बोल रहे हैं? ये शरीर के बारे में बोल रहे हैं बस। और हम सब कुछ उसमें गिन दे रहे हैं, सब कुछ नहीं है। जीवन एक बार हो गया तो इसका कुछ नहीं हो सकता है। ये बिना शरीर हो सकता है, सशरीर हो सकता है, जागृत हो सकता है, भ्रमित हो सकता है, सुखी हो सकता है, दुखी हो सकता है, खत्म। तुम जान नहीं छुड़ा सकते, तुम हो ही, और ये अस्तित्व है ही। इस धरती को भी आग लगा दे, सूरज बना दे, ये धरती भी ब्लास्ट होके सूरज बन जाए तो भी ये जीवन है ही, तो भी ये जीवन किसी दूसरे प्लेनेट पे जाके अपनी यात्रा पूरी करेगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। यदि बहुत बड़े कैनवस पे देखेंगे तो मानव की अधिकतम हैसियत इतनी है कि एटॉमिक वेपन यूज करके इस धरती को सूरज बना दे। ये धरती सूरज बन भी गई तो भी जीवन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, जिन जीवन की वजह से ये धरती सूरज बनी वो सदियों पश्चाताप में जिएंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन तमाम वो श्रेष्ठ जीवन है ना, जो किन्हीं ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, वो इस धरती पर रहने वाले तमाम पशु पक्षी शरीर को चलाने वाले जीवन और तमाम भ्रमित जीवन, जिनकी ये ताकत नहीं है कि वो किसी दूसरे प्लेनेट पे जाके अपनी जागृति को प्रमाणित करें, अपनी आगे की यात्रा को शुरू करें, ऐसे श्रेष्ठ जीवन उनको वहां ले जाएंगे, उनकी आगे की यात्रा शुरू कराएंगे। अभी भी ऐसे हो जाता है, कहीं झुग्गी झोपड़ी में आग लग जाती है तो लोग क्या करते हैं? जो समझदार लोग आते हैं वो उनको बचाते हैं, वो उनका सब चीजों को सेटल करते हैं। भुज में भूकंप आया, दोबारा और बेहतर खड़ा हो गया, सूरज 4 बार डूबा, उससे बेहतर खड़ा हो। तो इस सारी चर्चा से किस तरह का हमको फीलिंग आता है? इस सारी चर्चा से हमको क्या फीलिंग आता है? कुदरत में कुछ प्रलय ऐसा नहीं है, मानो कुछ प्रलय ऐसा नहीं है, निरंतर यात्रा है, और कुछ भी किया हुआ बेकार नहीं जाता है, और कुछ भी गलत किया हुआ भी अकाउंट में चढ़ता है। सही और गलत सब कुछ अकाउंट में है, और लिखने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, मेरे ही अंदर रजिस्टर हो रहा है। हर सही और हर गलत जो भी कुछ मैंने किया है, चाहे मैंने पदार्थ अवस्था के पॉजिटिव किया है, कि प्राणावस्था के अर्थ में कुछ पॉजिटिव किया है, कि मानव की सेवा के अर्थ में कुछ पॉजिटिव, कि मैंने पेड़ लगाए, पौधे लगाए, कि गाय पाली, किसी की सेवा किया, किसी को सही अर्थों में कुछ काम किया, जो कुछ भी पॉजिटिव है, चाहे संवेदनशीलता के अर्थ में है, चाहे संज्ञानशीलता के अर्थ में है ना, वो सब कुछ रजिस्टर हो रहा है, और मेरे भीतर रजिस्टर हो रहा है। बोले कोई देखने वाला है, कोई ऊपर है जो देख रहा है, बिल्कुल ठीक है जो कोई ऊपर जो देख रहा है। बोले कोई लिख रहा है, क्या नाम है उसका? चित्रगुप्त। बोले चित्रगुप्त लिख रहा है, बिल्कुल ठीक है, चित्रगुप्त है, और ऊपर कोई देख रहा है। कैसे? वो चित्रगुप्त जो है गुप्त है, तो वो चित्रण में लिखता है। चित्रगुप्त मेरा ही चित्रण है, चित्रगुप्त मेरा ही चित्रण है, मेरे ही चित्रण में सब कुछ लिखा जा रहा है। और जीवन में ये महिमा है, जो भी कुछ लिख गया उसको निकालने की कोई व्यवस्था नहीं। इनपुट सिस्टम है, आउटपुट नहीं है, मतलब डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, उसका प्रभाव नहीं रहेगा, ये हो सकता है, डेटा रिकॉर्ड में रहेगा। अभी भी वो आजकल अनडू कर देते ना, फॉर्मेट कर दे, इसके बाद डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो दोबारा उसको, गूगल के पास तो सब उपलब्ध है ही है। बोले वो आजकल वो वीडियो देखते हैं तो वो वीडियो को वो कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, हिस्ट्री से निकाल देते हैं, है ना। तो आपने हिस्ट्री से निकाल दिया, लेकिन गूगल के पास सारा है। तो किसी आदमी की हिस्ट्री की जरूरत है कि ये क्या क्या देखता है, तो गूगल से सारा पूछा जा सकता है।
ये बहुत अच्छा तरीका है किसी के माइंडसेट को समझने के लिए वो क्या क्या देखता है। और आजकल तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इसको इतने जबरदस्त तरीके से यूज करती हैं कि एक आदमी का एक्चुअल माइंडसेट भाजपाई है कि कांग्रेसी है कि किसी और पार्टी के साथ है ना, वो कौन कौन सी वीडियो देख रहा है इससे पता चल जाए। और उसके आधार पे एक एक आदमी को कैसे टैप करना है, तमाम आजकल डाटा मैनेजमेंट का इतना बड़ा संसार खड़ा हो गया है। तो इन सारी चीजों से एक बात ये निकल के आती है कि ये पूरी सृष्टि अपने आप में एक निरंतर यात्रा है। ना कोई ये धरती सूरज बन सकती है, पर धरती धरती रहेगी और दोबारा फिर कभी पदार्थ अवस्था प्रकट होगा ही, चाहे इसमें करोड़ों साल की यात्रा लगे। एक जीवन कितना भी निकृष्ट हो सकता है, कितना भी अपराध कर सकता है, फाइनली उसको जागृत होना है, ये भी निश्चित है। एक आज भिखारी के रूप में जीता हुआ, निम्नतम स्तर पे जीता हुआ व्यक्ति भी एक दिन महापुरुष बनेगा, ये भी निश्चित है। जब ऐसा हमारी दृष्टि जाती है तो केवल जिंदगी में जो बड़ी घटना घटती है वो घटना इतना ही है कि मेरी वैचारिक पृष्ठभूमि, मैं और मेरा परिवार की दीवारों से निकल के, ये 2 BHK की दीवारों से निकल के इसको अस्तित्व के साथ तदाकार होना है। ये पूरे अस्तित्व में, ये पूरा अस्तित्व मेरा घरौंदा है, ये पूरा प्लेनेट मेरा घरौंदा है, ये चेतना का विस्तार ही होना है और ज्यादा कुछ होना नहीं। तो अभी हमने जो इकाइयों को अपने जीने की, जिंदा रहने के अर्थ में हमने सभी इकाइयों को देखा है। घर मेरे जिंदा रहने के अर्थ में, गाड़ी मेरे जिंदा रहने के अर्थ में, बॉडी और जिंदा रहने से जो मैंने सुखी होने की कामना की है, उस अर्थ में मेरा चित्त तदाकार है। उस अर्थ में जो पूर्वाग्रह पूर्वाज्ञा मैंने जो बैठे हैं, उनसे जो मैंने रिएक्शन पाई है, उनसे जो मैंने सुखी होने की कामना, आकर्षण और प्रतिक्रिया पाई है, ये इसमें सांस घुटता है, इसमें सांस घुटता है। और जीने का इतना ही मतलब है कि जो एक्चुअली है मैं उसको नकार नहीं सकता। जैसा मैं हूं, है ना, जैसा मैं हूं मैं इसको नकार नहीं सकता। इसका मतलब है कि मैं ऐसा हूं कि यदि कुछ भी गलत होता है तो मुझको खराब लगता है, चाहे मेरे साथ हो या किसी दूसरे के साथ। दूसरे के साथ भी खराब, कुछ गलत हो रहा है, मेरे को देख के खराब लगता है ना। मैं तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। कोई आदमी मंच पे आता है, गाना गाने आता है, वो गाना गा नहीं पा रहा है, तो ऑडियंस कैसा फील करती है? उस समय आपको कैसा लग रहा होगा? कोई गाना गाने की कोशिश कर रहा है और बहुत खराब गा रहा है, वो गा ही नहीं पा रहा है और बहुत शर्मिंदा हो रहा है, तो सामने वाले बैठे लोगों को कैसा लगता है? खराब लगता है कि अच्छा लगता है? उनको बहुत खराब। उनको लगता है कि कैसे ये गा दे अच्छा, थोड़ा सा ऑकवर्ड सिटी मत बने। वो सबके लिए बड़ी ऑकवर्ड सिटी बन जाती है। और कोई अच्छा परफॉर्म कर देता है, आपको अच्छा ही लगता है। तो चाहे कोई एक व्यक्ति की बात है कि पूरे समाज की बात है कि पूरे देश की बात है कि चाहे राजनीति की बात है, चाहे शिक्षा की बात है, चाहे मेरे घर के तमाम लोगों की बात है, किसी भी जगह में मेरे को खराब देखना स्वीकार नहीं है ना। किसी से ईर्ष्या द्वेष और किसी का बुराई चाहता हूँ, मेरी हालत ही खराब हो गई है, वो अलग बात है। किसी से कोई दुख पाया, उसका नुकसान हो जाता है तो अच्छा लगता है, हाँ अब इसको पता चलेगा, तो वो प्रतिक्रिया है। तो प्रतिक्रिया में मैं एक तरह का सोच सकता हूँ, ये अलग बात है। लेकिन साफ बात इतनी है कि जो बोर्ड पे लिखा है ये एक सच्चाई है, और जैसी सच्चाई है ये भाव की दुनिया का मतलब है कि जो भाव की दुनिया भाव है, इसको मैं थोड़ा सा बोलूंगा ताकि इस पे और थोड़ा सा हमारा स्थिर हो जाएगा, तो फिर आगे हम बात करें। सर आप हेलो, आप कह रहे थे अभी कि जीवन है वो चलता ही रहता है, मतलब जीवन यात्रा चलती रहती है। तो जब डायनासोर वगैरह थे तो जब मानव नहीं था, तो तब भी कुछ मानव का होना ही प्रमाण है ना कि उसका कोई सोर्स था, तो उससे पहले भी जीवन होगा ही। हाँ, डायनासोर को जीवन ही चला था। हाँ जी, डायनासोर शरीर को कोई जीवन ही चला था। देखिए हम ना सहअस्तित्व को पकड़ने के क्रम में बर्ड व्यू को पकड़ेंगे। बर्ड व्यू हमारा स्थिर हो जाए, हमारी चेतना ऐसी फैली हुई रह जाए परमानेंट। अभी ये चेतना शरीर में फैल जाती है, बाकी समय सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने का मतलब है कि मेरा कैरियर, मेरी जॉब, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये जो सिकुड़ के जीना है, इसमें कहीं भी जिंदगी नहीं। जिसमें कुछ खा लिए, पी लिए और खा पी के निकल लिए, इतना ही। कुछ अच्छा लग गया, बाकी खराब लगने वाली संभावनाएं ज्यादा है। या आप हमेशा अंदर से हर्ट होने के लिए तैयार ही बैठे हैं, है ना, किसी दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को असफल ही माने हुए हैं।
किसी दूसरे की सफलता को अप्रिशिएट करने की हमारी ताकत नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे की सफलता हमारी असफलता के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि कंपैरिजन होता है तो मैं कम रह गया, वो आगे निकल गया, ऐसा दिखाई देता है। तो ना हम किसी की सफलता को अप्रिशिएट करने की जगह में है, ना किसी की उपलब्धियों पे खुश होने की जगह में है। तो ये मेरा ज्यादा हाल यही है कि मैं खुद ही अपने आप को घायल कर ही रहा हूँ। दूसरे मेरे को कम दुख दे रहे हैं, दूसरों से कंपेयर कर करके मैं अपने आप को ज्यादा दुख दे रहा हूँ, क्योंकि लगातार मैं बार-बार अपने आप को असफल घोषित कर रहा हूँ। तो दूसरे मेरे को असफल घोषित नहीं कर रहे हैं, मैं ही अपने आप को असफल घोषित कर रहा होता हूँ। चलिए, क्या माइक अपना परिचय भी करते जाइए थोड़ा थोड़ा, ताकि बाकी तरह की शाम को। मेरा नाम अरविंद नहाटा है, मैं बैंगलोर से आया हूँ। और ये एक जो आपने जो बात कही थी जहाँ से शुरू की थी इसको कि एक शेर जो है वो एक हाँ वो रह गई एक्चुअली बीच में। हाँ, तो उसका ये सब आपका जिम्मेदारी है बीच में पकड़े रहना। ये असल में घूमने में बहुत मजा आता है। तो ये पूछो ना, तो अब तो शिविर नहीं है ना यार। देखो अब शिविर आप लोग चलाओगे, है ना। संदर्भ एक बार स्थापित करना, कनेक्ट करना, वो फ्लो बना लेना, फ्लो मेंटेन करना, वो एक बार इनिशिएट करने की बात जरूर है। फिर तो ये हमारे आपके बीच में बराबर की बात चलेगी। तो आदरणीय नागराज जी ने ये कहा कि देखो, मानव की जागृति के बिना इस धरती की जागृति पूरा नहीं हो सकता है। अब एक बहुत बढ़िया चीज आपसे फिर से शेयर करना चाहता हूँ, आप अपना क्वेश्चन को ध्यान रखना, उसके बाद इसका आंसर हम ठीक से कर पाएंगे। देखो, पूरे अस्तित्व में घटना क्या है, कुल घटना कितनी है? घटना इतनी है कि मूल ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है। ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण है। ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये अपने आप में सुख सागर है। बढ़िया। इसमें होने मात्र से हर इकाई अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। इकाई और व्यापक वस्तु का सहअस्तित्व है। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया कि इकाई कहां से आई, व्यापक वस्तु कहां से आया, कुल मिला के है और है। और इकाई उसमें होने मात्र से लगातार ऊर्जित है और पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित है। पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित है, इसलिए परमाणु में विकास है। तो पूरा मध्यस्थ दर्शन परमाणु में विकास की यात्रा है। पूरा मध्यस्थ दर्शन अनुसंधान के रूप में केवल 3 ही शब्द कह रहे हैं: गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। गठन पूर्णता का क्या मतलब है? लिखूं क्या बोर्ड पे? तो लिखना तो हिंदी में कल लिखते हुए देख रहा है। इंग्लिश मीडियम वालों का बुरा हाल है। उधर किनारे पे लिखो, ऊपर लिखो गठनशीलता, नीचे गठन पूर्णता, या नीचे गठनशीलता लिखो, वो नीचे से ऊपर चलते। गठनशीलता, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। पूरी यात्रा को देखेंगे, पूरे दर्शन को देखेंगे तो कुछ शब्द हैं जिनको बोलने से पूरे दर्शन को बोला जा सकता है। जैसे ये भी एक सीक्वेंस है: गठनशीलता, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। तो पूरी की पूरी सृष्टि की यात्रा परमाणु में विकास की यात्रा है। परमाणु में विकास की यात्रा का मतलब है एक स्थिति है जब परमाणु का गठन बदलते रहता है। जैसे आपको वो बात स्वीकारनी हो रही थी, शेर बकरी क्यों? वैसे मुझे भी एक बात बिल्कुल स्वीकार हो नहीं रही है। परिचय शिविर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम, मतलब उसमें डाउट आ रहा था, तो अभी कुछ ज़्यादा ही पड़ गया बात चल रही है। वो ये कि आपने बोला खाली स्थान है और वो ऊर्जा स्वरूप है और उसी के कारण हम ऊर्जावान हैं, क्योंकि हम खाली स्थान से भीगे हुए हैं, गिरे हुए हैं और डूबे हुए हैं। तो आपको मेरे बीच खाली स्थान है, और अगर यहाँ पे ऊर्जा है तो उस ऊर्जा की हम बिजली नहीं बना सकते। या फिर क्वेश्चन लिख लो कैसे, अभी कम से कम 3 परिचय शिविर और। इसका मतलब है कि आपकी मूल ऊर्जा और सापेक्ष ऊर्जा में क्लैरिटी नहीं। इसका इतने मूल ऊर्जा अलग लिखा है, सापेक्ष ऊर्जा अलग लिखा है। जो इलेक्ट्रिसिटी बनने का काम होगा वो सापेक्ष ऊर्जा से होगा या कार्य ऊर्जा से होगा। सापेक्ष ऊर्जा या कार्य ऊर्जा।
इसको अलग बोला, मूल ऊर्जा अलग है। कोई बात नहीं, अभी वहीं चलते हैं जहाँ थे। हाँ, गर्मी लग रही है अभी। वो खोला था तो अच्छा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि पूरी सृष्टि को देखें तो एक ही शब्द में बोलें तो बेसिकली परमाणु में विकास की यात्रा है। तो सृष्टि में देखा जाए तो मूल ऊर्जा है और इकाइयों के रूप में जड़ परमाणु। जड़ परमाणु ही विकास पूर्वक चैतन्य बना है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। क्रिया पूर्ण हो गया, गठन पूर्ण हो गया ना। गठन पूर्ण के रूप में जीवन हमोराब नहीं है। हमोराब है तो अब ये ज्ञान इसकी प्यास है, तो ये जीवन को प्रमाणित होना है। गठन पूर्ण के रूप में मैं जीवन हूँ, ये जीवन को प्रमाणित होना है, क्योंकि ये जीवन अभी भी उसी मूल ऊर्जा में ही है। जीवन उस मूल ऊर्जा में है तो बेसिकली पूर्ण में है। पूर्ण में है तो पूर्णता की प्यास है, तो जीवन के प्रमाणित होने की प्यास है। तो जीवन को प्रमाणित होना है, इसलिए मानव शरीर की आवश्यकता है। मानव शरीर के उपलब्ध होने के लिए पशु पक्षी की आवश्यकता है। पशु पक्षी के जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधे की आवश्यकता है। इस रूप में पूरा सिस्टम देखो, यदि ऐसा सोच के देखेंगे तो इतनी अद्भुत बात समझ में आती है कि एक मेरे प्रमाणित होने के अर्थ में ये पूरी जीवावस्था और प्राणावस्था का होता है। मेरे लिए शरीर उपलब्ध हो जाए, मुझ जीवन के लिए शरीर उपलब्ध हो जाए, ये शरीर रूपी गाड़ी उपलब्ध करने के लिए इस सृष्टि ने करोड़ों साल की मेहनत करी है और इतना इवोल्व शरीर उपलब्ध कराया है। वो हुआ है जिस शरीर को मैं चला रहा हूं। तो ये शरीर कितनी उन्नत इकाई है, ये शरीर कितनी विकसित इकाई है ना, कि ये जीवन कितनी विकसित इकाई है। जीवन की क्या असीम संभावनाएं हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म वास्तविकता, जिसके पास अनलिमिटेड मेमोरी, अनलिमिटेड गति, जो पूरे ब्रह्मांड को समझकर, पूरी सृष्टि को समझकर उसको व्यक्त करने में समर्थ है। ऐसी अद्भुत रचना। तो जीवन अपने आप में एक अद्भुत रचना, शरीर अपने आप में एक अद्भुत रचना, ये सृष्टि अपने आप में एक अद्भुत रचना। इस अद्भुत रचना को समझे बिना, ये अद्भुत रचना को समझने की ताकत, इस अद्भुत रचना ने मुझ में वो अद्भुत ताकत भी दिया है कि मैं अद्भुत रचना को समझ सकूं, और इसीलिए दिया है कि मैं इसको समझ सकूं। इसको समझने से क्रम में मेरी तृप्ति नहीं है, यही मेरा मूल काम है, क्योंकि समझना अपने आप में सुखदायी काम है। समझ को सुनना कितना सुखदायी काम है ना। हजारों साल से सुन रहे वही भागवत। अभी किसी ने मेरे से ऐसी कोई बच्चा था, बोले आप तो बार बार वही बोलते। मैं बोला हाँ बात तो ठीक है, बार बार तो बोलते तो वही, और मेरे को भी बोर नहीं लग रहा है इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। बोलने का पैसा तो नहीं लेता, पैसा एक मोटिवेशन है इसलिए बार बार बोलूं, ये भी ठीक है। कुछ सम्मान बहुत मिलता है उससे बोल नहीं चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हम हजारों साल से उस गीता को पढ़ रहे हैं, हजारों साल से उस भागवत को सुन रहे हैं, हजारों साल से वही हवन कर रहे हैं, हजारों साल से वही है ना, सभी धर्मों में जितने प्रकार की भी तमाम चीजें उपलब्ध हैं उसको कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे थे साल से, क्यों टिके हैं उसमें? इसका मतलब है किसी बड़े सुख की तलाश है और इन्हीं समस्याओं से मुक्ति की तलाश है। उस आशा में मिला नहीं है, उस आशा में किए जा रहे हैं अभी तो। और कम से कम इस दर्शन की ये महिमा है, जितने घंटे हमने लगाए हैं उपलब्धि उससे ज्यादा है। पहले की तुलना में स्पीड कितनी बढ़ गई है। पहले की तुलना में देखेंगे तो बहुत ऑब्जेक्टिव जर्नी है। तार तार खुल गया है। यदि हम मन लगाएंगे तो तार तार कैसे खुला हुआ दिखाई देगा, उस तार तार खुलने से कैसे अपने भीतर वो हल्कापन दिखाई देगा, धीरे धीरे ये उस बात की यात्रा है। तो सार रूप में मैं क्या कहना चाह रहा था, सार रूप में ये कहना चाह रहा हूँ कि सृष्टि की कुल यात्रा इतना है कि सृष्टि में विकास पूर्वक मैं उपलब्ध हो गया हूँ। मेरे प्रमाणित होने के लिए शरीर की आवश्यकता है, उस शरीर के उपलब्ध होने के लिए जीवावस्था और प्राणावस्था की आवश्यकता थी। इस तरह से पूरी सृष्टि में जो दो सूत्र हैं वो काम के सूत्र हैं कि व्यापक वस्तु का प्रतिरूप ज्ञान है। मानव से व्यापक वस्तु ज्ञान के रूप में प्रकट है, और ये सहअस्तित्व का प्रतिरूप मानव, सहअस्तित्व का प्रतिरूप मानव। जैसे माँ बाप का प्रतिरूप बच्चे होते हैं, प्रतिरूप मतलब उनके जैसे, उनकी शक्ल देख के बता देते हैं अच्छा ये तो उसका बेटा है ना।
उनके आचरण को देख के कुछ गलत आचरण करते हैं तो क्या बोलते हैं, तुम्हारे माँ बाप का आचरण तो ऐसा नहीं है। तो एक माँ बाप से बच्चों का आचरण भी जोड़ के देखा जाता है, उनकी शक्ल भी जोड़ के देखी जाती है, तो बच्चे माँ बाप का प्रतिरूप होते हैं। हम सभी मानव इस सहअस्तित्व का प्रतिरूप हैं। तो हम सभी मानव इस सहअस्तित्व का प्रतिरूप है। इसका मतलब जो कुछ भी पूरे सहअस्तित्व में है वो एक मानव में है, और जो इस सहअस्तित्व का आचरण है वही मेरा आचरण। ऐसी कोई शानदार बात, ऐसा कोई शानदार बड़प्पन वाली चीज ये बड़े ये जो आचरण, इसका मतलब ये हुआ जो अपनी शेर बकरी वाली बात चल रही थी कि मानव जब तक अपने आचरण को, जिसके प्रमाणित होने के लिए ये सृष्टि है, उसके प्रमाणित हुए बिना सारी चीजें अपनी जगह में नहीं रहे। एक घर बन गया है, उसमें सामान भी आ गया है, लेकिन रहने वाला नहीं आया। घर कैसा दिखाई देगा? जिंदा दिखाई देगा कि मरा हुआ दिखाई देगा? उसी घर में जब रहने वाला आ जाता है और रहने वाली साथ में होती है, रहने वाले की वजह से घर नहीं सस्ता, रहने वाले की वजह से सस्ता। तो रहने वाली जब उस घर को सजा देती है ना, और बढ़िया सारा घर, तो वही घर जीवंत लगने लगता है। वही घर ऐसे लगता है कि दीवारें बोल रही। और बिल्कुल जब पहली बार किसी फ्लैट में जाते हैं, केवल दीवारें दिखती हैं, तो मरी हुई दीवारें दिखाई देती। तो जिस घर में उसका मालिक बोले, या जिस घर में उसका मालिक नहीं पहुंचा है और मालिक किसी सही आचरण के साथ है, तो वो घर कैसे जीवंत हुआ है? अब घर अपनी फाइनल शेप में आया है। अब जो सामान जिस काम के लिए था उस जगह में सेट हो गया है और वो वर्किंग है ना? पहले हो सकता है पैकिंग में है, वर्किंग नहीं है। इस सृष्टि में, ये सृष्टि मानव का घर है। तो जब तक इस सृष्टि में मानव का प्रकटन नहीं हुआ है, जब तक इस सृष्टि में मानव ने अपनी कल्पनाशीलता को अपने प्रमाणित होने के अर्थ में नहीं पहचाना है, मानव उसने उसको प्रमाणित नहीं कर दिया है, तो इस सृष्टि में हर चीज जिस अर्थ में थी उस अर्थ में अभी प्रॉपर्ली सेट नहीं हुई है। तो फाइनल आंसर क्या मिला? जागृत मानव फिर तय करेगा कि अब शेर का कोई आवश्यकता है कि नहीं है, या उस समय तक शेर रहेगा कि नहीं रहेगा। जागृत मानव परंपरा में शेर बकरी को खा के जिंदा रहेगा, हो सकता है इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, या तो शेर नहीं रहेगा या कुछ बदल जाएगा। तो फाइनली शेर मांसाहारी पशु शाकाहारी पशु को खा के अपना भोजन के रूप में जिंदा रहते हैं। ये भ्रमित परंपरा की एक स्थिति है। जागृत मानव परंपरा में ऐसी स्थितियां बदल जाएंगी, ये स्थितियां भी नहीं रहेंगी। ऐसे भ्रमित मानव किसी समय में मांस को अपना भोजन मानता है, किसी समय में जैसे जैसे वो अपने आचरण को पहचानता है तो वो पहचान लेता है कि हमारा के साथ मानव सही अर्थों में दूसरे के साथ कैसा आचरण करेगा, अपने भीतर कैसा आचरण करेगा। इस सृष्टि में मानव के शरीर का स्वरूप क्या है? इस सृष्टि में मानव का स्वरूप किसी धर्म जाति से बंधा हुआ नहीं है। धर्म जाति तो हमारे बनाए हुए कैटेगरीज हैं। सृष्टि में कोई सो कॉल्ड धर्म नहीं है जो धर्म हमने बनाए हैं। सृष्टि में तो सृष्टि है और मानव बस एक ही। तो फिर उसके हिसाब से हमारा आचरण अपने आप सेट हो जाता है। तो उसी प्रकार इस सृष्टि में भी बहुत सारा आचरण मानव की जागृत परंपरा के बाद फाइनल सेटिंग में आएगा। तो किसी धरती पे मानव परंपरा के पूर्ण जागृत हुए बिना वो धरती की सारी फाइनल सेटिंग अभी नहीं आई। देखना बढ़िया। सर कुछ नॉन एग्जिस्टेंस में जा रहा है तो उसका मतलब नॉन एग्जिस्टेंस में कुछ जा रहा है तो जैसे शेर भी अभी बहुत ही कम उसके स्पीशीज रह गए हैं, शेर की बात करते हैं, तो वो भी उसके ही एक क्रम में ही वो चीज हो रही है। वो चीज फाइनली संतुलन के अर्थ में है कि कुछ गड़बड़ हम कर रहे हैं। वो शेर को हम किसी अस्तित्व सहज विधि से खत्म हो रहा है कि भ्रमित मानव के एक्सप्रेशन से खत्म हो रहा है। कोई चीज का अभी लेंटर डाला है, तो लेंटर को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी बल्लियां और बहुत सारा सिस्टम लगता है ना। अभी वो भी उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी लेंटर पक गया है। अब 13 दिन हुए नहीं है, बीच में से बल्लियां निकाल दी हैं, बोले इसको निकालो अपना, तब तक वो लेंटर नीचे टपक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो, यदि कोई चीज एक्सटिंक्ट हो रही है वो प्रकृति सहज विधि से हो रही है कि भ्रमित मानव की वजह से हो रही है। भ्रमित मानव की वजह से हो रही है तो अभी उसकी कोई भूमिका है ना। तो इसका मतलब अभी उसका कोई पॉजिटिव बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन आने वाला है, ऐसा कहना मुश्किल है। इसलिए ये सारी बातें वो हैं। इसलिए जागृत मानव के पास वो दृष्टि है कि कब क्या होना ठीक है ना। इसलिए जब आप
मेरे को लगता है बुक्स में जाएंगे ना, बुक्स में जाएंगे तो वो बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, जिसको पढ़ने से हमारा विचार और हमारा आंख नाक कान थोड़े से और बढ़िया से खुलेंगे। क्योंकि क्या हमारे पास है और क्या हमारे पास नहीं है ना भाई। ये साइंटिफिक वर्ल्ड धरती को एक्सप्लॉइट करना जानता था, लेकिन उसका रिजल्ट ग्लोबल वार्मिंग के रूप में आएगा ये उसको पता नहीं था। कब 50 साल पहले किसी ने सोचा कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी? इसका मतलब है कि हमको इसका अंदाजा नहीं था, इसका ज्ञान हमको नहीं था। आज भी हमको इसका ज्ञान ये नहीं है कि कैसे ठीक होगा। एलन मस्क करते तो ठीक कर ले, तो इस धरती को क्यों चांद पे जाने की सोचा है? यदि इतनी बुद्धि है, इतनी अकल है, तो इस धरती पे कुछ बेहतर किया जाए, इसकी योजना बना के दिखाओ। उसकी तो कोई योजना हमारे पास नहीं है। अंततः हमारी सारी योजना व्यापार की जगह में जाती है। पैसा पाके आदमी बड़ा हो सकता है, घूम फिर के हम यहीं पहुंचते हैं। उसके तरीके कितने भी सॉफ्ट दिखाई दें, कितने भी हार्ड दिखाई दें, यदि किसी भी इस प्लेनेट पे किसी भी आदमी में अपने आप को बड़ा मानता है, वो सोचने वाला मानता है, तो ये एकमात्र प्लेनेट अभी हमारे पास है जहाँ इतनी बढ़िया शुद्ध हवा, तमाम शुद्ध वातावरण है, इसको आदमी के रहने के लायक बना। सर, उसमें क्वेश्चन ये क्या आता है कि जागृत मानव कभी गलत डिसीजन नहीं ले सकते, ऐसा स्थापित है? बिल्कुल स्थापित, एकदम स्थापित, बिल्कुल स्थापित। जागृत मानव ही वो चीज है जिसको पूरा अस्तित्व आर पार दिखता है। कि आज आपने कभी ये गलती किया कि मेरे को प्यास लगी है और मिट्टी का तेल पी लूं? अभी ऐसा कल्पना में आए? मात्र पहचानने की ये महिमा है कि कल्पना में भी गलती नहीं होती है। जानने की महिमा क्या होगी जिसको पूरे अस्तित्व को जानना होगा। तो मानव गलतियों से मुक्त हो, मानव सभी मानव गलतियों के साथ जीना चाहते हैं, गलतियों से मुक्त होना चाहते हैं, पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हैं कि आंशिक रूप से मुक्त होना चाहते हैं? पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हैं। यदि धरती के सभी मानव पूरी तरह से गलतियों से मुक्त होना ही चाहते हैं, इसका मतलब उसके होने की कोई व्यवस्था है, तभी ये चाहत मानव में मौजूद है। तो चाहत मानव में ये चाहत है कि एक मानव में है कि सभी मानव में है? सभी मानव में। यही जांचने की बात है। बार बार ये जो जांचना है अपने आप में, अपने आप से बात करना है, अस्तित्व की रोशनी में जो अपने आप से बात करना है, उससे हमारे चित्त विशालता को पा जाता है, बार बार स्थिर हो जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ जी, कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? हाँ हाँ हाँ। तो जब मानव जागरूक हो जाएगा तब तो शेर कुत्ते को खाना है नहीं खाना है वो डिसाइड कर लेगा। शेर डिसाइड नहीं करेगा, शेर मानेगा कि नहीं रहेगा वो डिसाइड होगा। हमने तो प्रकृति विधि से अपने आप खत्म हो जाएगा। कुछ चीजें अपने आप एक्सेप्ट होती हैं समय के साथ साथ। पर अभी जो चल रहा है तो या तो इसकी कोई प्रक्रिया रही हो, इसकी उपयोगिता है। अभी इसकी उपयोगिता जनसंख्या संतुलन के अर्थ में, अभी इसकी उपयोगिता। हाँ जी, जैसे बिल्कुल वैसे ही है, जब तक हम मानव व्यवस्थित नहीं है, जागृत परंपरा नहीं है, किसी पॉइंट को हमको दूसरे को ऊंची आवाज में बात करना पड़ता है, किसी अपराधी को दंड देना पड़ता है। ऐसा हम करना चाहते नहीं है, ये मानवीय नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। दूसरा हमारे ऊपर युद्ध करेगा तो हमको युद्ध के लिए भी तैयारी रखना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। तो जिस तरह से आज हम युद्ध के लिए तैयारी रखते हैं और देश का बड़ा बजट का बड़ा भाग युद्ध की तैयारी में चला जाता है, जो कि टोटली धरती के लिए, मानव के लिए, प्रकृति के लिए, सभी के लिए अनुपयोगी है, फिर भी हमको करना ही पड़ता है। और कोई महापुरुष उसको डिनाई नहीं कर सकता कि आज उसको संबंध कर दो, ये करना ही पड़ेगा। इस तरह से युद्ध हमारी मजबूरी है। तो हमारी मजबूरियों के रूप में जो जो चीजें बनी रहेंगी तब तक बनी रहेंगी। बढ़िया। तो जो हम बात कर रहे थे वो ये कि एक तो ये पता चल गया कि प्रकृति में, यदि प्रकृति में देखने गए तो बेसिकली होना और रहना प्राकृतिक घटना है। धर्म का मतलब होना और स्वभाव का मतलब रहना। ये होना और रहना प्राकृतिक है। मानव 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 समझपूर्वक अपने विचार को व्यवस्थित करता है, समझपूर्वक विचार को व्यवस्थित करता है तो जीने के रूप में, कार्य और व्यवहार के रूप में व्यक्त होता है।
और उसका परिणाम अंततः अखंड समाज समाधान सार्वभौम व्यवस्था के। तो मानव अपनी पूर्णता को प्रकाशित करता है। पूर्णता को प्रकाशित करने का मतलब है कि वो सहअस्तित्व में है, ऐसा वो सहअस्तित्व को समझ पाता है, तो उसका एक्सप्रेशन संपूर्णता के अर्थ में आता है। चारों अवस्थाओं में संतुलन के स्वरूप में आता है। तो पूर्ण है ना, आचरण पूर्णता का अर्थ है जीवन में गठन पूर्णता है, क्रिया पूर्णता का अर्थ है कि वो सहज पहचानता है, सहअस्तित्व को पहचान के अपनी जागृति को संपूर्णता के अर्थ में प्रमाणित करता है। तो पूर्ण, पूर्णता, संपूर्णता, ये एक सेट है जिसमें कि पूरे दर्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मूल ऊर्जा, सापेक्ष ऊर्जा एक सेट है जिसमें पूरे दर्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अलग अलग तरह से, अलग अलग आयाम से पूरे दर्शन को खोला जा सकता है। बढ़िया। अभी की हमारी स्थिति कैसी है? अभी की हमारी स्थिति कैसी है? अभी ना है, ना होना है, ना रहना है, जीने की जगह जिंदा रहना है, और जिंदा रहने को जीना मानते हैं और बार बार परेशान होते हैं। ये प्रश्न बता दें है ये फिर से ये आचरण पूर्णता से पूर्णता की तरफ देखो। जीवन का भ्रमित मानव का मतलब है, भ्रमित मानव का मतलब है, भ्रमित मानव शरीर है, गठनशील परमाणु है, गठनशील परमाणु से पेड़ पौधे हो गए, मैं पूरा करूंगा इसको, पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी का शरीर हो गया, मानव का शरीर हो गया। गठनपूर्ण से, गठनशील से, गठनपूर्ण का मतलब है जीवन। ये जीवन अपने आप में ज्ञान की प्यास में है, सुख की प्यास में है, आचरण की तलाश में है। अब ये मानव शरीर को चलाता हुआ तो बेसिकली ये सहअस्तित्व को समझता है, संपूर्ण को ये संपूर्ण को समझता है। इसका नाम क्रिया पूर्णता है। क्रिया पूर्णता का मतलब है समझ की पूर्णता, जिसको अनुभव कहते हैं। समझ को समझता है तो फिर वो समझ के साथ में आचरण को प्रमाणित करता है। ये आचरण का प्रमाणित होना, ये संपूर्णता के अर्थ में, चारों, संपूर्णता का मतलब है चारों अवस्थाओं का संतुलित होना। तो पूर्ण कौन है? व्यापक वस्तु को पूर्ण का। पूर्णता की तलाश में कौन है? जीवन है। पूर्णता की तलाश पूरी हुई, इसका क्या मतलब है? अनुभव संपन्नता हुआ, क्रिया पूर्णता हुआ, दसों क्रियाओं का व्यक्त होना हुआ। दसों क्रियाओं का व्यक्त होना हुआ, इसका प्रमाण क्या है? अब वो आचरण पूर्वक जिएगा। आचरण पूर्वक जिएगा तो क्या करेगा? चारों अवस्थाओं के साथ संतुलन को प्रमाणित करेगा। तो पूर्ण जीवन पूर्ण में अनुभूत हुआ, जीवन पूर्ण में अनुभूत हुआ, अपनी पूर्णता को पाया, अपनी पूर्णता को संपूर्णता के अर्थ में व्यक्त किया। जीवन में पूर्ण में अनुभूत हुआ, ईश्वर में अनुभूत हुआ, सहअस्तित्व में अनुभूत हुआ, सहअस्तित्व में अनुभूत होके अपनी क्रिया पूर्णता को पाया, अपनी समझ पूर्णता को पाया, अपनी समझ को चारों अवस्थाओं के साथ में संतुलन को प्रमाणित किया। ये संपूर्णता हो गई। तो पूर्ण में अनुभूत होकर जीवन अपनी पूर्णता को संपूर्णता के अर्थ में प्रमाणित करता है। अनुभूत का मतलब आया, अनुभूत का मतलब आर पार हो गया, रहस्य मुक्ति हो गई, सब समझ में आ गया। अस्तित्व क्यों है, कैसा है, ये समझ में आ गया। मैं क्यों हूं, कैसा आ गया। अस्तित्व क्यों है, कहां से आ गया। मैं क्यों हूं, कहां से आ गया, और करना क्या है, मेरे जीने का स्वरूप क्या है। वो जीने का स्वरूप मेरे को उपलब्ध हो गया। अब पत्ते सारे निकल, सारे पत्ते निकलने का मतलब है
मानवीयतापूर्ण आचरण व्यक्त हो पा रहा है, इसका मतलब अब कोई पत्ता अटका हुआ नहीं। मानवीयतापूर्ण आचरण का मतलब है ज्ञान का शिक्षा परंपरा और व्यवस्था परंपरा में प्रमाणित होना। मैं अच्छे से जी लिया, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या पता आपके अंदर क्या चलता है। तो मेरा परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त है। शिक्षा के रूप में सभी मानव शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो सकते हैं, इसकी योग्यता उपलब्ध कराना, और सभी ऐसा जी सकते हैं, इसलिए ऐसा व्यवस्था उपलब्ध होना। तो पॉलिटिकल सिस्टम तब पूरा बदलेगा। इतना विस्तार हमारे मन में आता है कि नहीं, हम हमारी भूमिका किसी निश्चित दायरे में होगी, लेकिन समझ तो हमारा पूरा ही हो। पूरे को समझकर फिर हम कोई अपनी भूमिका को लेंगे। वो भूमिका उत्पादन की हो सकती है, स्वास्थ्य की हो सकती है, शिक्षा की हो सकती है, व्यवस्था की हो सकती है। भूमिकाएं हमारी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन समझना तो होल टू पार्ट ही होता है। होल समझ में आता है तो पार्ट समझ में आता है, होल समझ में आता है तो पार्ट समझ। पार्ट कौन है? मैं। होल समझ में आता है तो उस होल में मेरा होना समझ में आता है, तो समझ में आता है कि करना क्या है। बढ़िया, ठीक हो गया। ये हमने देखा कि चित्त का फैलाव कैसा हो, है ना? मेरी कल्पनाशीलता का फैलाव कैसा हो, तो मेरी कल्पनाशीलता को फैलने के लिए कितना बड़ा ग्राउंड उपलब्ध है ना? अभी हम क्या सोच रहे हैं? मेरी कल्पनाशीलता का फैलाव देख रहे हैं कि जमीन का फैलाव देख रहे हैं? प्लॉट कितने हैं मेरे पास, कितने फ्लैट ले लूं, कितना फ्लैट ले लूं, कितने का टर्नओवर हो जाए, कितने का क्या हो जाए। तो मैं भौतिकता में अपने को फैलाना चाहता हूं, जबकि मानव चेतना के अर्थ में फैलने के लिए बना। ये चेतना के अर्थ में फैलाव हो जाए तो सब कुछ ही अपना है ना। फिर वो अपने पराई की संकीर्णता से मुक्त हो जाएंगे। अपने पर फिर अपने को समझ में आता है शरीर ही अपना है, शरीर को बनाए रखने के लिए साधन की आवश्यकता है, और सभी को अपने शरीर को बनाए रखने के लिए साधन की आवश्यकता है। उसके लिए हम और हमारे बनाए हुए मैकेनिज्म कितने प्रभावी हैं। इसलिए ये भी समझ में आ गया कि एक कंपनी को चला के हमने कितना भी प्रॉफिट पाया है, कितना भी टर्नओवर बढ़ाया है, इसको बढ़ा के भी तृप्ति नहीं हुई है, क्योंकि मूल में मानव मिसिंग है। जिसके लिए सब कुछ था, यदि उसका काम पूरा नहीं हुआ तो सब कुछ अधूरा अधूरा ही लगता है। हमने करके भी देख लिया। इस चर्चा से क्या निकला? इस चर्चा से क्या फीलिंग आ रहा है आपको? बोलिए, माइक पीछे माइक। इस चर्चा से क्या फीलिंग आ रहा है? हमारा सारभूत जो भी है जानने का, वो 3 पूर्णताओं को प्राप्त करना है। गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। तो उसमें से गठन पूर्णता तो बाय नेचर है ही, वो प्राकृतिक विधि से पूरी हो। जो प्राप्त करना हो केवल 2 ही। हाँ जी, गठन पूर्णता तो प्राकृतिक विधि से पूरी हो। प्राकृतिक विधि से। हाँ जी। और इसमें हमें भ्रमित अवस्था में जो हम हैं क्रिया पूर्णता में, तो उससे हमें जागृत अवस्था के अंदर संक्रमण करना है अपना। क्रिया पूर्णता का मतलब ही जागृत अवस्था। अभी क्रियापूर्ण नहीं, क्रियाशील है। क्रियाशील, हाँ जी, संवेदनशील है। संवेदनशील है, तो उसकी वो करना है अपना, और उसके बाद फिर उसको आचरण पूर्णता के अंदर लाना है, आचरणशीलता को। ये 3 है। बढ़िया। और कोई बोले? और किसी कुछ कहना? एक तो पूरे को समझना है, पूरे व्यापक को, पूरे अस्तित्व को समझना है, और अस्तित्व को समझ करके अपने आप के रोल को समझना है, और समझने के क्रम में फिर क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता से व्यक्त होना। और कुछ? मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। एक बार क्रिया पूर्णता आ गई और फिर
से वो आचरण होता अपने आप से। माइक ऑन है। हेलो, वो वाला लेंगे। हेलो, क्रियापूर्णता एक बार आ जाने के बाद आचरण पूर्णता में वो दिखने अपने आप ही लगता है, और अपने आप मतलब उसमें कोई दुखी होने वाला मामला नहीं रहता है, लेकिन प्रयास तो सारा ही रहता है, एफर्टलेस एफर्ट है ना। जैसे खुशी से हम गेम खेलने जाते हैं, दोस्तों के साथ कोई गेम खेलने जाते हैं, तो हमको कैसा लगता है? कैजुअल लगता है और उत्साह बना रहता है और अच्छा ही लगता है, और खेल के हमको लगता है और फ्रेश हो, जबकि बहुत मेहनत करके है। और जिस काम में मन नहीं है उसको करने का उत्साह भी रहता है, करके और थक जाते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है कि काम तो दोनों ही स्थिति में हो रहा है। तो आदमी काम करने से नहीं थकता, आदमी कंफ्यूजन और अयोग्यता से थकता। हाँ जी सर, एक क्लैरिफिकेशन, जड़ संसार हमेशा शील में रहता है, खाली चैतन्य में पूर्णता है, इसका मतलब ये हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। ये बोल रहे हैं कि मानव के अलावा सभी इकाइयां अपनी पूर्णता को आचरण की निश्चितता के रूप में व्यक्त करती हैं। सभी इकाइयां पूर्ण में ऊर्जित हैं, पूर्ण में गर्वित हैं, पूर्णता के अर्थ में गतित हैं। मानव के अलावा सभी इकाइयां अपनी पूर्णता को आचरण की निश्चितता के रूप में व्यक्त करती हैं। मानव भी उसी पूर्ण में ऊर्जित है, गर्वित है, इसलिए मानव में पूर्णता की प्यास है। एक क्रियापूर्ण मानव आचरण पूर्णता को व्यक्त करता है, अपने आचरण की पूर्णता को व्यक्त करता है। हमारा आचरण अधूरा है, यही हमारे भीतर अधूरापन है। और आचरण का मतलब है भाव और विचार से लेके कार्य और व्यवहार। मेरे भाव में अधूरापन है, मेरे विचार में अधूरापन है, मेरे कार्य और व्यवहार में अधूरापन है, मेरे को कोई चीज से तृप्ति नहीं, हर जगह मेरे को अधूरापन दिखाई देता है। मेरा क्वेश्चन अभी भी रह रहा है, जड़ संसार में शील ही है या पूर्णता भी है? जैसे धरती बन गई तो हमने बोला कि नहीं, ये पूरी धरती बन गई तो एक पूर्ण धरती बन गई हमारे लिए, तो उसमें भी शीलता तो है, क्योंकि उसमें भी शील शब्द निरंतरता के अर्थ में, ये परिवर्तनशीलता, जागृतिशीलता। ओके, जागृति के अर्थ शील का मतलब निरंतरता है। मेरे को लगा कि नहीं, वो हमेशा कंटिन्यूअस चलता है, यानी क्रिया है उसमें, वो चीज चला, पर उसका मतलब है कि निरंतरता। जो जिस शब्द के सामने शील लगाए उसकी निरंतरता। गठनशीलता, तो गठन मतलब ये परिवर्तनशीलता के अर्थ में यहाँ यूज हो रहा है, संदर्भ सही देखना पड़ेगा। हाँ जी, बढ़िया। जब मैं पूछता हूँ कि आपको कैसा फील हो रहा है, तो जो मैंने जिन शब्दों से कहा उन शब्दों को आपके ध्यान में, वो शब्द ध्यान में आ गए। ये एक बात, आपके अंदर फीलिंग के लेवल पे क्या बदला, भाव के लेवल पे कोई चीज आप फील कर पा रहे होते हो तो उसको भी नोटिस करें। क्रियापूर्णता का एक्सप्रेशन आचरण पूर्णता है। क्रियापूर्णता का मतलब ज्ञान संपन्नता, समझ पूरा हो गया, अब समझने के लिए कुछ भी शेष नहीं। उसको उस पॉइंट को कहा अनुभव संपन्नता। तो अनुभव संपन्न होते ही मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना के ज्ञान से संपन्न हो गए। ठीक है, अब ये ज्ञान संपन्न होना एक बात है, आचरण में प्रमाणित करना एक बात है। कल्पना करें कि किसी जागृत मानव परंपरा में 20 साल का बच्चा, 20 साल का युवा, 22 साल का युवा अनुभव संपन्न हो गया। तो अब अनुभव संपन्न तो हो गया, लेकिन अपने परिवार में ज्ञान को प्रमाणित करेगा। तो अनुभव संपन्न युवा अपने परिवार में समाधान समृद्धि के स्वरूप में ज्ञान को प्रमाणित करेगा। नेचुरल है। अपने परिवार में प्रमाणित हुए, उसके साथ साथ समाज में भी हम व्यक्त होते ही हैं। तो सिर्फ कोई समय पे हमारी भूमिका परिवार प्रधान होती है, क्योंकि परिवार में आवश्यकता है। कोई समय के बाद परिवार में हमारी भूमिका तृप्त हो जाती है, या परिवार में बच्चे उस भूमिका को संभालने लगते हैं, है ना, हमारी भूमिका समाज प्रधान हो जाती है, और उसी अर्थ में हमारी भूमिका का और विस्तार हो जाता है। तो फाइनली ज्ञान के रूप में मानव, देव मानव, दिव्य मानव समान है। उपयोगिता के रूप में मानव परिवार प्रधान विधि से जीता है, देव मानव समाज प्रधान विधि से जीता है, दिव्य मानव
चारों अवस्थाओं किसी प्लेनेट प्रधान विधि से जीता है, किसी धरती के स्वरूप में जीता है, मतलब पूरी धरती एक साथ। तो ये उपयोगिता का विस्तार है। तो मानव, देव मानव में ज्ञान के अर्थ में मानव से ज्ञान अधिक है ऐसा नहीं कह रहे, उपयोगिता का विस्तार दिखाई देता है। अच्छा, एक अनुभव और जागृति में, हाँ जी, मेरे को लगता है कुछ शब्द हैं जिनको स्थिर कर लें। क्रियापूर्णता का मतलब अनुभव संपन्नता, क्रियापूर्णता का मतलब अनुभव संपन्नता, स्वनियंत्रित होना, स्वानुशासित होना, ये सब एक ही जगह है। जागृति जब कह रहे हैं तो क्रियापूर्णता का परिवार, समाज और अस्तित्व में प्रमाणित होने की यात्रा है। इसे समाधान संपन्न होना, ये अनुभव संपन्नता है। इस जागृति शब्द जब यूज कर रहे हैं तो प्रमाण के अर्थ में है, अनुभव ज्ञान के अर्थ में, क्रियापूर्णता ज्ञान के अर्थ में है, जागृति ज्ञान के प्रमाणित होने के परिवार और समाज में प्रमाणित होने के अर्थ में। अनुभव संपन्न आप बोल सकते हैं जागृति को? जागृति अनुभव संपन्नता को प्रमाणित करने का नाम जागृति, अनुभव संपन्नता को प्रमाणित करने का नाम जागृति, मल्टीप्लाई, अनुभव को मल्टीप्लाई करने का नाम जागृति। क्रियापूर्णता स्थिति और जागृति गति बोल सकते हैं। क्रियापूर्णता स्थिति और जागृति गति, हाँ, ऐसा बोले तो बहुत बढ़िया। तो क्रियापूर्णता स्थिति है, जागृति उसका गति। यदि दोनों को संदर्भ में देखेंगे तब जागृति प्रमाण है, अनुभव प्रमाण। तो जागृति प्रमाण है, और यदि दूसरी और भाषा में कहें तो मानव में, देखो ये बहुत मतलब अपने में स्थिर करने लायक बात है कि मानव में जो स्थिति में संतुलन है इसका नाम सुख है। स्थिति में संतुलन का मतलब मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये स्थिति। तो मानव में जो स्थिति क्रिया है, स्थिति क्रिया में संतुलन, स्थिति क्रिया में हार्मनी हो जाए, स्थिति क्रिया। हाँ, बच्चों को थोड़ा समझ, कोई नहीं, हाँ उसको ध्यान में आ गया, वो सेंसिटिव। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गुड। प्यार से यहीं बाद में खेलें। समझ में आ गया, हॉल में कांच का कमरा भी बनाना पड़ेगा, इसमें वो हमको देखते रहे। जू की तरह जू होता है इसकी तरह। जू के बाहर कौन है, अंदर कौन है, इसको भी तय नहीं। कोरोना में हुआ था, कोरोना में किसी ने कार्टून बनाया था, एनिमल्स स्ट्रीट पे है और सब आदमी अंदर है। हाँ जी, क्या बात हो रही थी? मन, वृत्ति, चित्त की स्थिरता। हाँ, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, स्थितियों में जो संगीतमयता है इसका नाम सुख है, और जो गति में संगीतमयता है इसका नाम प्रमाण है। गति जो है प्रमाण के रूप में व्यक्त होती है, स्थिति अपने में बनी रहती है। जो मुझ में लो फील हो रहा है, हाई फील हो रहा है, ये सब झंझट किस बात का है? ये स्थिति का झंझट है। गति स्थिति में कंक्लूड होती है। कुछ भी गति में गलत किया, उसको फील कर पाने की जगह स्थिति है, तो स्थिति में असंतुलन हो जाता है। गति से बाहर गड़बड़ होती है, गति के निष्कर्ष से अंदर गड़बड़ होती है। गति का जो निष्कर्ष है वो स्थिति, मैंने जो कुछ किया वो मेरे को स्वीकार नहीं हो रहा है, ये मुझको नहीं करना था, ये स्थिति। तो स्थिति में जो असंतुलन है इसका नाम दुख है, स्थिति में जो संतुलन है इसका नाम सुख है, गति में जो संतुलन है इसका नाम प्रमाण है, आचरण है। वो आचरण व्यक्त हो गया, ऐसा हम धीरे से देख सकते हैं। सर, आपने पूर्णता संपूर्णता वाला साइकिल से दर्शन ओवरव्यू दिया उसका, और मूल ऊर्जा सापेक्ष ऊर्जा से कैसे होगा हमको एक बार एक्सप्लेन करें। अच्छा, चलो, मेरे को लग रहा है कि मैं इसको पूरा खोल लूंगा एक बार।
क्योंकि कुछ लोगों के लिए पुराना है, कुछ लोगों के लिए नया है। हाँ संजीव भाई का चलो कोई नहीं। आपने चर्चा किया था कि 10 बोर्ड 4x3 के वो उपलब्ध हुए हैं तो उपलब्ध नहीं हुए हैं तो हो जाए, क्योंकि अब हर दिन जो चर्चा होगी उसको बोर्ड पे आपको अपने अपने कमरों में अपने ग्रुप के सामने शेयर करना है। तो हम बोलेंगे तो उससे हमको बहुत कुछ अपने ऊपर में ध्यान जाएगा और सभी को करना है। ऐसा हम सभी कोई व्यक्त भी होंगे, हम सभी कोई सुनेंगे भी, समझेंगे भी, शेयर भी करेंगे, है ना। और हम में से बहुत सारे मित्रों की अच्छी गति भी हो सकती है, जो व्यक्त होंगे तभी एक दूसरे को पता चलेगा कि हाँ हम बहुत सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। सुना हुआ पहले सुनाने के ही काम आता है, इसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। आचरण तो बात नहीं आता है, तो सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। तो पहली स्टेज सुनना सुनाना ही है, दूसरी स्टेज समझना समझाना। तो इस महीने में हम इसको दोनों को साथ साथ चलाने की कोशिश करेंगे। तो इसको इस विधि से देखते हैं कितने बोर्ड हमारे पास उपलब्ध है। और एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम लंच तक हॉल में काम करेंगे और लंच के बाद फिर उस प्रोसेस को 2-3 घंटे अपने बीच में करेंगे। देखते हैं कैसे कुछ प्रयोग करके गति पाते हैं कि कैसे हम इसको और बेहतर बना पाए। आज भैया गति प्रमाण के रूप में व्यक्त होती है ऐसा आपने बताया, तो गति में आशा विचार इच्छा और ये विडंबना प्रामाणिकता, इसमें ये सब गतियां, इसमें यदि हार्मनी नहीं है तो बाहर दुर्गति होती है, बाहर अव्यवस्था होती है, मैं प्रमाणित नहीं होता हूँ, और उसका जो निष्कर्ष स्वयं में आता है वो स्वीकार होगा कि नहीं होगा। मुझको ऐसा नहीं करना, ये ठीक नहीं हुआ, ये मैंने ठीक नहीं बोला, ये मेरा आचरण ठीक नहीं था, उसका जो निष्कर्ष स्वयं में आता है ये स्वयं को अस्वीकार हो जाता है। और स्थिति की हार्मनी सुख के रूप में होती है। स्थिति की हार्मनी सुख के रूप में होती है का मतलब है कि जो मैंने मन का लगातार काम किया है सुख भोगना, है ना। तो लगातार जो सुख भोगने वाला काम है वो नहीं हो पा रहा है, उसमें गैप है, ये स्थिति में गैप है। वृत्ति का काम क्या है? न्याय धर्म सत्य के अर्थ में तुलन करना। तो वृत्ति में न्याय धर्म सत्य के अर्थ में तुलन नहीं हो रहा है, ये स्थिति में गड़बड़। चित्त का काम क्या है? उसमें वास्तविकताओं को पहचानना। उसमें वास्तविकताओं की पहचान नहीं है तो वो खालीपन है। बुद्धि का काम क्या है ना? जीने के स्वरूप को, मतलब पूरी व्यवस्था का दर्शन करना। वहां व्यवस्था का दर्शन नहीं है तो बुद्धि सही गलत को डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, केवल गलत से असहमत रहने का काम करती है। तो ये सारी स्थिति में गड़बड़ है। बोध नहीं है बुद्धि में बोध है तो संकल्प क्यों नहीं होगा? कहां से होगा? ऐसे ही फिर हम बेपैती के लोटे टाइप रखते हैं, हमारी अपनी कोई स्थिरता नहीं है। देखो यही कहने का, यही समझने की बात है, फूल अपने आचरण के साथ है, शेर अपने आचरण के साथ है, नीम अपने आचरण के साथ है, गाय अपने आचरण के साथ है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये लोग मर जाएंगे, अपने आचरण को नहीं बदलते। हमारा लालच आने से हम आचरण बदल देते हैं, भय आने से हम आचरण बदल देते हैं, है ना। हमारा आचरण कुछ भी स्थिर नहीं है, वो सामने वाला तय करता है कि हमारा आचरण कैसा होगा। तो हमने ये विचलन कहाँ पर है? स्थिति में कि गति में? स्थिति में। स्थिति की विचलन है जो गति में फिसलन के रूप में दिखाई देती है। फिसलते रहते। और यही अपने ऊपर कोई सम्मान, अपने भीतर सम्मान पैदा नहीं होता। मैं एक सम्मानजनक व्यक्ति हूँ ऐसा मेरे को स्वयं में नहीं लगता है, क्योंकि मेरा कोई आधार ही नहीं, मेरा जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा कोई स्थिरता नहीं है, मेरी कोई सोच नहीं है, मेरा कोई स्टैंड नहीं है। आज सुबह उठे, आज क्या क्या करना है, जो काम सामने आए निपटा दिया, मजदूर जैसा चीज। समझो तो ठीक, ना समझो तो ठीक, गाली दूं तो ठीक, प्यार करूं तो ठीक। वास्तविकता का कुछ नहीं बिगड़ता। बिगड़ता किसका है? मेरा बिगड़ता है। कैसे बिगड़ता है? अरे गाड़ी में पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल ही डाला, डीजल की गाड़ी में डीजल ही डाला, है ना। जो चीज जिस काम के लिए बनी है वो उसी से चलेगी, उसी स्वरूप में रहेगी। मानव अस्तित्व में जिस स्वरूप में है वो मेरा आपका बनाया हुआ नहीं है, किसी महापुरुष का, किसी भी देवी देवता भगवान का भी बनाया हुआ नहीं है। जो कुछ अस्तित्व में है वो अस्तित्व सहज है, जैसा है वैसा है। जैसा है वैसा समझने के लिए ताकत सभी मानव के पास है। जब तक जैसा है वैसा नहीं समझ लेंगे, जिंदगी तो नहीं है।
बस इतना ही काम। मानव और पशु में एकमात्र अंतर है कि मानव में समझने की ताकत है। समझने की ताकत किसी निश्चित वस्तु को समझने के लिए है। समझने की ताकत है, वास्तविकता निश्चित है। समझने की ताकत का उस वास्तविकता को समझने के लिए लगाना, उसको समझ पाना और उस अनुरूप जी पाना अस्तित्व जैसा है। तो पूरी एक कार है, कार में हर पार्ट का एक निश्चित भूमिका है, हर पार्ट की एक निश्चित भूमिका है। गाड़ी का हर पार्ट पूरी गाड़ी के अर्थ में है। तो ये पूरा अस्तित्व अपने आप में बड़ी गाड़ी है, इसमें मानव का होना भी एक पार्ट है। ये पार्ट किसी अर्थ में है। जब तक ये पार्ट जिस अर्थ में है ये उस अर्थ में नहीं हो जाएगा, जीवन तृप्ति नहीं आए, कुछ भी कर लो। बस इतना ही काम। जैसा है वैसा देना, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसा है का मतलब अब तो कम से कम ये समझ में तो आ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, जीवन हूँ। ठीक है, ठीक है। ये शब्द है कि सूचना है कि ये समझा है? समझा है। समझा होता तो फिर बात क्या थी? सब नहीं, मतलब अभी जो मैं जो कहूँगा मुझको कहना है, मैं खुल के कहूँ। जो मैं कहता हूँ आपको स्वीकार नहीं होगा तो आप नाराज नहीं होंगे, आप कह देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे को भी संकोच ना हो, आपको भी संकोच ना हो। ठीक है। तो अभी मैं जीवन हूँ, ये मेरा समझा हुआ है, ये मेरा देखा हुआ है कि ये मेरा सुना हुआ है? अभी तो सुना ही है। हाँ, थोड़ा सा ऐसे जोर से बोलता हूँ तो फिर ठीक हो जाए। अभी समझा हुआ है, मतलब समझने की अभी बात अपनी अब हम अध्ययन शिविर में हैं, अपनी भाषा को भी ठीक करो। जिस अर्थ में जो शब्द का प्रयोग होने की जरूरत है उसी अर्थ में। तो मिनिमम है श्रवण। श्रवण के दो पार्ट, एक है कि शब्द का श्रवण, एक है कि अर्थ का श्रवण। शब्द का श्रवण है तो मैं शब्दों को दोहरा देता हूँ। अब तक हम क्या करते हैं? शब्दों को भी दोहराते हैं, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, लोक्ष, परलोक। कौन हमारे बच्चों को देख के, हमारे आचरण को देख के उनको भरोसा हो रहा है, इनको किसी आत्मा परमात्मा का पता है? हमारे बच्चों की प्रतिक्रिया का बड़ा कारण ये भी है कि हम जितनी बड़ी बातें घर में कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आचरण उससे बहुत नीचे दिखाई देता है। वो इसलिए नाराज नहीं है कि तुम दिव्य मानव क्यों नहीं, वो नाराज इस बात से है तुम बात बहुत बड़ी करते हो, आचरण बिल्कुल मैच नहीं करता है। प्रतिक्रिया इस बात की। तो बात करते समय आत्मा, परमात्मा, समाज, देश, है ना, और जीते समय दिखाई देता है कि कहाँ जी रहे हैं। इसका मतलब है हमको किसी आत्मा परमात्मा की रोशनी हमारी जिंदगी में, हम हजारों साल से आत्मा परमात्मा दोहरा रहे हैं। पर पॉजिटिव पार्ट ये भी है कि कम से कम आत्मा परमात्मा नाम की कोई बड़ी चीज होती है, शब्द तो है। तो परंपरा ने शब्द दिए, इसका धन्यवाद, ऐसा आदरणीय नागराज जी कहते हैं। लेकिन उन शब्दों का अर्थ मेरी जिंदगी में आ पाया, वो हमारी क्लैरिटी में नहीं। तो आत्मा नाम की कोई चीज है, वो आत्मा नाम की चीज कहां से टपक गई? पेन बोलेंगे तो प्लास्टिक और इंक का एक मैकेनिज्म है। कैमरा बोलेंगे तो आपको पता है, शरीर बोलेंगे तो भी किसी हद तक पता है। ये आत्मा नाम की चीज कहां से आ गई है हमको पता नहीं। आप लॉजिकली समझा के देख लो, किसी से भी समझ के देख लो। आत्मा नाम की चीज को, जीवन नाम की चीज को एंड टू एंड बाय वर्ड कह पाना, बाय लॉजिक कह पाना, ये अनुसंधान से पहली बार इस धरती पर प्रकट हुआ है कि ये शरीर को चलाने वाली कोई वास्तविकता जो शरीर से अलग है, उसके बारे में एंड टू एंड बातचीत की जा सकती है। कहीं भी रहस्य नहीं है, लॉजिक कहीं भी अटकेगा नहीं। ये इस अनुसंधान की देन, कम से कम बात कर पाने के योग्य हो गए। जितनी ताकत के साथ हम आज साइंस के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके हम एटम के बारे में जितनी ऑथेंटिसिटी से बात अभी कितना कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उसमें भी 50 क्वेश्चन बचे रहते हैं। लेकिन आदरणीय नागराज जी के माध्यम से जो ये जीवन का स्वरूप सामने आ गया, इस मामले में तो काफी अच्छी, कम से कम लॉजिक के लेवल पे भी एक अच्छी निश्चितता आ गई। इस बात को तो कम से कम हम शिविर और किसी एक छोटे लेवल पे भी देख लेते हैं। इसका मतलब है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक जीवन हूँ। वो शरीर को चलाता है, ये जीवन गठन परमाणु है, ये पुंजाकार स्वरूप में होता है, इसमें 10 क्रिया है, भ्रमित मानव में 4.5 व्यक्त होता है। इसी को फैला के 121, 122 आचरण के रूप में कह रहे हैं। ये जीवन नाम की चीज को मैंने कितना देखा, इसको देखने की मुझको आवश्यकता भी लगती है कि नहीं लगती? हाँ लगती है। सही में लगती है।
शरीर तो जड़ पदार्थ है। हाँ, ये चैतन्य है तो उसके अंदर जो ये आवश्यकता लगती है। आवश्यकता का मतलब है जैसे रोटी खाना एक आवश्यकता लगती है, उस आवश्यकता के लिए क्या करते हैं? दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करें 3 बार रोटी की व्यवस्था रहती है। ये जिंदगी ट्रेवल करते करते 50, 60, 70 साल हो गए हैं, जीवन समझ में नहीं आया। इसका मतलब आवश्यकता वाकई में थी क्या? कमजोर थी आवश्यकता। हाँ, कमजोर थी आवश्यकता। अभी आवश्यकता ऐसी नहीं बनी है, जिस दिन पता चलेगा ना ये जीवन को समझे बिना जीना आराम हो जाए, इंटेंसिटी बस उतनी इंटेंसिटी आ जाए, किसी को दोष नहीं है, प्रोसेस ही है। हम जिस हिप्नोटिज्म से गुजर के आए हैं, जिस सम्मोहन से गुजर के आए हैं, शरीर के जिस सम्मोहन के साथ में जिए हैं और जड़ संसार में जिस सम्मोहन के साथ में जिए हैं, उसका पूर्वाग्रह, उसके पूर्वाभ्यास हमारे साथ चलते ही हैं। तो जैसे जैसे ये ज्ञान की रोशनी पड़ेगी, जैसे जैसे ये सम्मोहन का अधूरापन दिखाई देगा, इसकी ताकत कम होती जाएगी और वास्तविकता की ताकत बढ़ती जाएगी। जीना वास्तविकता के साथ ही होता है, नहीं तो जीना है ही नहीं, है ना। जितना जितना ये निष्कर्ष आता जाएगा उतना उतना वास्तविकता के लिए अपने भीतर तीव्रता बढ़ती जाएगी। ये तीव्रता का ही खेल है और कुछ नहीं। पात्रता का मतलब तीव्रता ही। ये तीव्रता जितनी हो जाएगी उतना मेरे तन मन धन का नियोजन इसी में होने लगेगा। जितना तन मन धन का नियोजन, जितना गुड़ उतना मीठा। अभी जैसे बेल नहीं बजी थी, कितने लोगों को ये ध्यान जा रहा था कि बेल कब बजी थी? जितने लोगों का ध्यान उस बात पे जा रहा था, इसका मतलब तीव्रता इधर नहीं है। तो ये तो अपने को ध्यान जाता है ना कि कहाँ ध्यान रहता है हमारा। हाँ, तो बहुत नग्न रूप में, बहुत 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 क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कठोरता के साथ अपने भीतर के भाव और विचार को हर समय देखने की आवश्यकता, उस आवश्यकता में मेरे को क्लियरली दिखाई दे जाता है कि मेरी स्थिति कैसे। ये इस रोशनी, वो रोशनी हमको बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। थोड़ी सी हिम्मत करने की जरूरत है, थोड़ा सा मन लगाने की जरूरत है ना। साल भर में अभी हमने अहमदाबाद में 2.5 घंटे का 2-2.5 घंटे का था वो AMM में शाम का। बहुत देर बाद मैंने 2 घंटे में ईश्वर खुद, वो 2.5 घंटे में कितने लोगों की आंख में आंसू थे, कितने लोग पर्सनली आके मिले कि जिंदगी भर का जो इतना पढ़ा, इतना सुना, इतना सारा काम किया, जो क्लैरिटी नहीं बनी वो 2 घंटे में कैसे बन सकती है। तो ये दर्शन की महिमा है, हमारी महिमा नहीं। ये दर्शन की महिमा है कि आदरणीय नागराज जी ने पूरी सृष्टि को ज्ञान वचनीय है और व्यक्त है। आपकी प्रेजेंटेशन की महिमा तो है। आप चाहिए ये प्रेजेंटेशन यही है, जिसने जितना दर्द पाया है उतना प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। जब आदमी दर्द से बोलता है ना तो वो दूसरे को छू जाता है। किताबों से पढ़ के अध्ययन नहीं होता, किताबों से पढ़ के मात्र सूचना मिलती है ना। उस सूचना को जमीन पे उतारने का पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक इन्वेस्ट कर डालते हैं। वो कमिटमेंट अपने भीतर आता है तो घुस से हम गुजरते हैं, उससे हम काफी छू पाता है तो छुआ पाते हैं। ठीक बात। धन्यवाद। चाय की बात करने